तो सुनील जी मेरा सुधीर जी विद्वान जी अभी सुनील जी मानसिंगकर स्वागत है। सुनील जी से अनुरोध है कि वो दिनेश जी कुलकर्णी का उसका उचित और ये रहना चाहिए, ये रहेगा ना तो ये थोड़ा सा ठीक है। डॉक्टर हर्षद पंडित जी का सत्कार डॉक्टर प्रशांत जी। ये जो आज आप दिन देख रहे हैं इसके लिए दिनेश जी कुलकर्णी करीबन 10-15 साल से मेरे पीछे है कि आप खुशियों के बारे में कुछ करो। सुनील जी मानसिंह का पिछले 5 साल से बोल रहे हैं, बट हर एक काम के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। हमारा पहचाना अभी 1 साल 6 महीने सिर्फ व्हाट्सएप पे हुआ, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। तो उन्होंने बिना मुझे पहचाने कुछ ये करे 1 लाख रुपये पहले आरोग्य भारती के अकाउंट पे डाले, उसके बाद दूसरे महीने में आरोग्य भारती के अकाउंट के ऊपर 1 लाख रुपये डाले। अब ये कार्यक्रम देखने के बाद उन्हें मुझे बोले मैं कल राजकोट पहुँच रहा हूँ, परसों दिन 1 लाख का चेक और भेज दूँगा। दुरुपयोग होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आया नहीं और ले जा नहीं सकता। आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में अभी भी है, पुनः उसकी ये शुरुआत है। पंखा लो। हाँ पंखा करेंगे, स्विंग केलं तर ठीक आहे चलो हाँ चल इसी विषय पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। आगे जाके अपनी अपनी जगह पे जैसे काम हो रहा है वैसे अन्य जगहों पे क्या काम हो रहा है यह भी समझ में आए और सभी जगहों के होने वाले कामों का सुसूत्रीकरण हो जाए। इसलिए कुछ न कुछ चिंतन होना चाहिए। इस दृष्टि से एक कल्पना डॉक्टर प्रशांत योगी के मन में आई। उन्होंने वो बात है वो अखिल भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री दिनेश जी के सामने रखी कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में आने वाले सभी संस्थाओं में से जो पशु से संबंधित संस्था है वो है कृषि से संबंधित संस्था। इसीलिए प्रशांत जी ने बात, डॉक्टर योगी ने बात की, वो दिनेश जी से बात की और दिनेश जी द्वारा सुझाव आया कि आरोग्य विषय के बारे में यह काम होने वाला है। इसलिए इस विषय में आरोग्य भारती का भी कुछ न कुछ भूमिका होनी चाहिए। इसलिए यह विषय आरोग्य भारती के सामने भी आया। तो आरोग्य भारती अब तक जो आरोग्य भारती का 2002 साल से अब तक का जो प्रवास रहा है उसमें सिर्फ मनुष्यों के आरोग्य के बारे में कुछ न कुछ चिंतन हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। देश भर के लगभग 38 प्रांतों में आरोग्य भारती का काम पहुंच चुका है। वह सिर्फ मनुष्यों के आरोग्य के बारे में है। आरोग्य भारती होलिस्टिक अप्रोच रखकर आगे चलने वाली एक संस्था है। आरोग्य भारती में जैसे डॉक्टर्स काम करते हैं वैसे नॉन मेडिकल लोग भी काम करते हैं। आरोग्य यह जरूरत किसकी है? तो जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं।
इसलिए यह काम सभी का है, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, डॉक्टर नहीं है उनका भी है। और कौन से डॉक्टर आरोग्य भारती में काम करते हैं? तो वो लोग काम करते हैं जो आरोग्य के बारे में अच्छा चिंतन करते हैं, कुछ न कुछ समाज हितैषी विचार करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, ऐसे लोग आरोग्य भारती में काम करते हैं। वो कौन से पैथी से है, इससे आरोग्य भारती को मतलब है उनके ज्ञान से है, उनसे पैथी के अहंकार से है नहीं। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स आरोग्य भारती में काम करते हैं, आयुर्वेद के करते हैं, होम्योपैथी वाले करते हैं, नेचुरोपैथी वाले करते हैं, और जिनकी कोई पैथी है ही नहीं वो भी काम करते हैं। एक विषय थोड़ा सा रह गया था, वो है पशु आरोग्य, जिसकी आवश्यकता यह है कि पशुओं का आरोग्य मनुष्यों के आरोग्य पर जरूर परिणाम करता है, और मनुष्यों के आरोग्य का परिणाम, उनके बर्ताव का परिणाम पशुओं के आरोग्य पर जरूर पड़ता है। उदाहरण के लिए टीबी का दिया जाता है, यहाँ के एक A2 काले करके है, वैसे उनको अभी टीबी काले बोला जाता है। उन्होंने पहले A2 का प्रसार किया बहुत, अब वो टीबी का प्रसार नहीं करते, टीबी के बारे में जन जागरण करते, वो टीबी काले कहे जा रहे। वो तो हमेशा ये बताते रहते हैं कि दूध में से टीबी का संक्रमण होता है। सभी डॉक्टर्स है, मेडिकल फील्ड से संबंधित है, तो अगर दूध निकालने वाले ग्वालियर के वो इन्फेक्टेड है टीबी से, तो दूध में जाता है, दूध जो पीता है उसके यहाँ जाता है, और ये चक्र है टीबी का चलता रहता है। गवर्नमेंट है वो चलाना चाहती कि टीबी का इरेडिकेशन हो जाए। अभी के पीएम ने डिक्लेयर कर दिया कि 2024 तक हम टीबी इरेडिकेशन कर देंगे, ऐसा डिक्लेयर किया है। लेकिन सिर्फ मनुष्यों के टीबी के बारे में विचार करेंगे तो यह टीबी कभी खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि ये प्राणियों से भी फैल जाता है, मनुष्यों से मनुष्यों में हो जाता है, ये एक बात है। इसलिए सिर्फ मनुष्यों को तो ठीक कर दिया और जानवरों को ठीक किया नहीं, तो क्या होगा? तो फिर से इन्फेक्शन मनुष्यों में भी आ सकता है। ये फ्रैक्शन वाइज जो भी चिंतन किया जाता है, जो भी समस्या सुलझाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है? तो रिजल्ट आ जाता है वो फेल्यूर है। तो 2024 के टीबी इरेडिकेशन का एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसे बहुत से स्वास्थ्य विषय उपक्रम सिर्फ आरोग्य भारती ही नहीं, सरकार भी चला रही है, बहुत सी संस्थाएं चला रही है, वो अपने अपने बलबूते पर चला रही है, अपने अपने समझ के हिसाब से चला रही है। फिर भी स्वास्थ्य के विषय में हम अपने आप को, पूरे देश को या पूरे सृष्टि को कितने आगे ले जा सक रहे हैं। तो हम आगे तो जा नहीं रहे हैं, यह सही है, यह सभी जानते हैं, हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए यह चिंतन बैठक में हम इस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं कि आरोग्य के विषय में इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब समग्र चिंतन होना चाहिए। सिर्फ मनुष्यों के आरोग्य के बारे में चिंतन करो, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। सिर्फ पशुओं में से मुझे गाय ही पसंद है, मुझे सुअर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। सिर्फ कुत्ते पालने वाले ऐसे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि मनुष्यों का कुछ भी हो जाए, हम मनुष्यों की चिंता करने वाले नहीं है। 15 दिन पहले यह पुणे में एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने, यहाँ के लोकल अथॉरिटी ने ऐसे एक सर्कुलर निकाला, जिसमें लिखा था, सर्कुलर में ऑर्डर दिया था कि जिनको भी कुत्ते पालने हैं उनको उसकी रजिस्ट्री कॉर्पोरेशन में करनी होगी। गुस्सा हो गए, आंदोलन खड़ा किया। क्यों किया? तो हम क्यों करें? हम क्यों करें मतलब वो ये नहीं समझ रहे, सुबह उठते हैं, कुत्ता डोरी से, रस्सी से बांधा होता है और दूसरों के घरों के सामने ले जाते हैं टट्टी करवाने के लिए। एक तरफ पिछले हफ्ते ही यहाँ के सीएम ने ऐसा घोषित किया है कि हम ये खुले में शौच करने का जो यहाँ की विधि थी, ये सब खत्म हो गई, इतने शौचालय हमने घर घर में बनवाए हैं। दूसरी तरफ ये कुत्ते तो हर जगह पे शौचालय बंद है ही नहीं। इनकी भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। अगर इन कुत्तों के बारे में जो शहर में है
उनके स्वच्छता के बारे में, उनके आरोग्य के बारे में सोचा नहीं जाएगा तो मनुष्यों के आरोग्य का परिणाम आ नहीं सकेगा। कुछ दिन पहले मैं एक कार्यकर्ता के साथ यहाँ का एक पुणे यूनिवर्सिटी का से और जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते से जा रहे थे। शिशिर ऋतु चल रहा था और उस रास्ते पर सब पीपल के पेड़, शिशिर ऋतु है तो समझो कि एक भी पत्ता पेड़ पे है नहीं, तो बोले ये कैसे पेड़ लगाए यहाँ पे जिसपे एक पत्ता नहीं है, कॉर्पोरेशन क्या काम कर रही है। मैं बोला थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद वो हरे हो जाएंगे, ये पीपल के पेड़। तो सिर्फ पीपल के पेड़ क्यों लगाए, इसका क्या उपयोग है। हम बचपन में हमारे गांव में थे तो वहां पे इमली के पेड़ हुआ करते थे, आम के पेड़ हुआ करते थे, बेर के पेड़ हुआ करते थे, तो हम फल तो खाते थे। ये पीपल का फल खाता कौन है, कोई जरूरत नहीं इसकी, सब काटने चाहिए। अच्छे फल वाले पेड़ों से इस पेड़ों को रिप्लेस कर देना चाहिए। आयुर्वेद का स्नातक हो इस नाते मैंने उनको बताया कि सिद्धार्थ गौतम से गौतम भगवान बुद्ध तक का प्रवास है वो इसी वृक्ष के नीचे हुआ है, ये ज्ञान वृक्ष है। आयुर्वेद की दृष्टि से पीपल है वो बुद्धि बढ़ाने वाला, गुण रखने वाला ऐसा वृक्ष है। तो ऐसा है तो और लगाने चाहिए। तो उन्होंने उनका अप्रोच है एकदम उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक ले आया, दक्षिण से उत्तर हो गए। सिर्फ फल देने वाले ही वृक्ष चाहिए क्या, एक ही तरीके से वृक्ष चलेंगे क्या, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें सभी प्रकार के वृक्ष चाहिए, सभी प्रकार के प्राणी चाहिए। सिर्फ एक ही सब्जी खाओ तो होगा कैसे। मेरा एक मित्र है कुछ साल पहले उत्तर भारत में गया, उत्तर भारत में गया तो पहले वो ऐसे बोलता था कि हर दिन हर समय चारों वक्त का खाना सिर्फ आलू का होना तो मैं खुश रहूंगा। वो 3 हफ्ते वहां वापस आया तो 3 हफ्ते बाद वापस आया तो जो बोलता था तो चलो तुम्हारे लिए आलू पकाने बना दे, आलू छोड़ के कुछ भी बनाओ, ऐसे बोलता था। उसके घर में गया तो घर में 3 हफ्ते बाद आया है तो इसके लिए कुछ आलू का बनाएंगे, घर वालों ने आलू का बनाया, वो बोला कुछ भी दे दो सिर्फ आलू मत दे दो। ये ऐसे क्यों हो गया। पहले तो बोलता था कि जिंदगी भर में आलू पर ही निर्भर रहूंगा, बस कुछ नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा मुझे। अब 3 हफ्ते उधर रहकर आ गया तो ये बोल रहा है कि मुझे आलू छोड़ के कुछ भी दे दो, ऐसा क्या हो गया। तो उसकी माँ ने मेरे सामने पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हें, आलू अब पसंद क्यों नहीं है तुम्हें। तो बोला 3 हफ्ते तीनों समय नाश्ते में आलू था, दोपहर के खाने में आलू था, रात के खाने में भी आलू था, तो तीनों समय ये खाते रहा। तो 3 हफ्तों के बाद ऐसा मन में आ रहा है कि अब जिंदगी भर का आलू का जो कोटा है मेरा वो खत्म हो गया है, अब मैं आलू खा नहीं पाऊंगा बिल्कुल। सामने भी आता है तो उल्टी होने लगती है। तो ऐसे होने वाला है नहीं कि कोई एक ही सब्जी खाता रहे जिंदगी में। आयुर्वेद में इसके लिए एक शब्द है एक रसाभ्यासः। 6 रस है, रस यानी टेस्ट, 6 प्रकार के टेस्ट है। एक रसाभ्यास मतलब एक ही टेस्ट का खाना जो भी खाता है वह विनाश की तरफ जाता है। यह एक रसाभ्यास यह रोग का कारण है। तो खाने में अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रस के बारे में नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, ये ध्यान में रखो। जीवन के जो भी अंग है उसमें हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच रहना चाहिए। नहीं होता है ये तो कैसे होता है। तो यहाँ के पास में एक बहुत अच्छा गांव है, आनंदी नाम का तीर्थ स्थल है। एक महात्मा ज्ञानेश्वर करके संत रहे, उनकी वहाँ पे समाधि है। तो इसी कारण वहाँ पे बहुत से कीर्तनकार है, प्रवचनकार है, संत है, महात्मा है। ऐसे महात्मा के सामने मैं गया था दर्शन के लिए, तो वहाँ पे एक सज्जन बैठे थे। तो उनके पास तो तोते बहुत रहते, बहुत बोलते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ा रहता है, सुना रहता है, तो बोलते रहते। ऐसा एक तोता बोल रहा था मुझे क्या चाहिए, उसके वैराग्यों के बारे में वो बोल रहा था, फकीर के बारे में बोल रहा था। मुझे चाहिए क्या, बोले 2.5 गज जमीन हो तो भी चलेगी, ऐसे वो बोल रहा था। तो महात्मा हंस रहे थे। तो वो बोले आप क्यों हंस रहे हैं 2.5 गज जमीन के लिए मेरे। तो बोले भाई तेरे को तो 2.5 गज जमीन चाहिए, मैं तो इस संप्रदाय से हूँ, हिंदू संप्रदाय से, कि मेरे मरने के बाद मुझे जला ही देंगे ये तन को, तो बाद में जो रक्षा रह जाएगी, ऐश रह जाएगी, तो उसके वो तो कहीं भी पड़ जाएगी, तो पेड़ों के लिए भी अच्छी रहेगी, वो खाद बन जाएगी। तो मुझे तो 2.5 गज भी जमीन नहीं चाहिए। तो ये अप्रोच हो गया। लेकिन दूसरी बात बताता हूँ, वो महात्मा ने बताया कि आपको साइकिल आती है। वो महात्मा ने वो तोते को बोल रहे थे, पूछे हाँ आती है साइकिल। तो साइकिल का टायर कितना चौड़ा रहता है,
उसकी विड्थ कितनी रहती है? तो बोला 2.5 इंच की रहती है। तो ठीक है, आपकी साइकिल के लिए मैं आपको 2.5 इंच का रोड बना देता हूँ। आज से आप ये जो 20 फुट का रोड है इस्तेमाल करना छोड़ दो। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? 2.5 इंच के रोड पे 2.5 इंच टायर वाला साइकिल कैसे चला सकते हैं? अगर सोचो कि 2.5 इंच के रोड से नीचे खाई है और 2.5 इंच के रोड पे साइकिल चलानी है, तो कैसे चला पाएगा? हम सिर्फ अपने ही पैथी का या सिर्फ अपने ही वंश का सिर्फ विचार करेंगे तो ये 2.5 इंच के रोड पे 2.5 इंच के टायर वाली साइकिल चलाने की बात हम कर रहे हैं, ऐसा सोचो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे और खाई में गिरकर खत्म होने की संभावना ज़्यादा है। तो सिर्फ ऐसे संकुचित विचार करना छोड़कर समग्र विचार करना, यह आज की आवश्यकता नहीं है, यह वर्षों की आवश्यकता है और भविष्य के लिए भी यह आवश्यक है। रामकृष्ण परमहंस सब जानते हैं, उन्होंने इस बारे में ऐसा कहा है, आरोग्य के बारे में नहीं, कौन से मार्ग से जाना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने ये बताया है, वो एक वाक्य में सबके लिए एक अमृत वचन या सुभाषित है, वो सब लोग इस एक वाक्य पर विचार कर अगले 2 दिन में चिंतन करते जाइए और पशु आरोग्य के बारे में अच्छे से सुझाव, अच्छे से परिणाम लाए, अच्छी सी दिशा लाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। वो एक वाक्य है, जतो मत ततो पथ, जितने मत है उतने पथ है, लक्ष्य तो एक ही है, उसी तरफ सबको अपने अपने पथ से जाना है। तो ध्यान में रखिए, जतो मत ततो पथ। धन्यवाद। ये बुल्ढाना, महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में चिखली नाम का गांव है, वहाँ से है। आयुर्वेद के स्नातक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। बाद में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी और घर गृहस्थी चलाते चलाते ये संघ का काम भी करते, वहाँ के विभाग संघ चालक रहे। पहले आरोग्य भारती के विदर्भ प्रांत के संयोजक रहे, फिर क्षेत्र के संयोजक रहे, अभी आरोग्य भारती के राष्ट्रीय महासचिव, ऐसा उनके ऊपर दायित्व है। पूरे देश भर में इनका प्रवास रहता है। दूसरे माननीय श्री दिनेश जी कुलकर्णी। दिनेश जी मूलतः संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से है। एग्रीकल्चर में इनका ग्रेजुएशन है, MSc एग्री है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1989 से ये प्रचारक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भारतीय किसान संघ का काम जो शुरू हुआ है, तो इनके ऊपर भारतीय किसान संघ का दायित्व आया। वैसे भी इनका क्वालिफिकेशन उसी क्षेत्र में है, तो भारतीय किसान संघ का दायित्व प्रांत से शुरू करके अभी यह अखिल भारतीय संगठन मंत्री, ऐसा इनका दायित्व है। इनका केंद्र वैसे पुणे है और देश भर में प्रवास करता है। सुनील जी मानसिंह का है। गाय के विषय में कोई भी जानकारी हो तो ऐसा कुछ कहा जाता है ना कि एनसाइक्लोपीडिया, ऐसे तो एनसाइक्लोपीडिया खोलो, कोई प्रॉब्लम छूट उसमें मिल जाएगा सोल्यूशन। ऐसा पहला कहा करते थे। आजकल ऐसा है कि गूगल भाई को पूछो, हाँ, ये गूगल भाई को कोई भी डालो तो कोई भी मिल जाता है। तो इनका क्या मिलेगा गूगल पर मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाय के बारे में जो भी आपको पूछना है तो यह खुद ही गूगल ऐसा आप सोचेंगे, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ऐसा वो कहेंगे शायद। ये इनका बड़प्पन नागपुर स्थित है और नागपुर के यहाँ देवलापार का यहाँ जो गांव है वहाँ पे एक गौशाला चलती है, एक गो अनुसंधान केंद्र वहाँ पे चलता है। गायों के विषय में, गायों से मिलने वाली चीज़ों से दवाइयाँ बनती हैं, उस पर चिकित्सालय चलते हैं। गायों द्वारा मिलने वाले दूध, घी वगैरह, इससे जो भी उपयोग में किया जा सकता है उसके बारे में बहुत से अच्छे संशोधन वहाँ पे हुए हैं, हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। और इस विषय में पंचगव्य के द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो पंचगव्य की चिकित्सा पद्धति के द्वारा ऐसे भी वहाँ पे केंद्र चलते हैं, पुणे में भी ऐसे केंद्र चलते हैं। ये गो विज्ञान के इस संस्था के प्रमुख है और प्रणेता है इस सब विषय में। और डॉक्टर हर्षद जी का, डॉक्टर हर्षद जी भी वैसे वेटरनरी मास्टर इन वेटरनरी मेडिसिन में
और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत वो भी है, राजकोट के निवासी है गुजरात के, और आज ये चारों अपने साथ रहेंगे। सुनील जी और हर्षद जी पूरे 2 दिन रहेंगे, सुनील जी जोशी और हर्षद जी। ये पूरे इनका आयु है वो इसी विषय में गया है, तो इनके पास इस विषय का बहुत सा अनुभव है, तो पूरे 2 दिन ये हमके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। सुनील जी मानसिंह का और दिनेश जी वो आज पूरे दिन अपने साथ रहने वाले हैं। इकट्ठा हुए थे। जब मन में चिंतन चल रहा था, विचार चल रहा था कि मनुष्य के चिकित्सा के लिए सब सुविधाजनक सब स्थितियाँ हैं, उससे कितना उपयोग है वगैरह, ये तो इसको जरा थोड़ा सा अलग रख दीजिए। लेकिन पशुओं के चिकित्सा में जहाँ अलग अलग सब जगह चलता है, क्या इन सब प्रयासों को इकट्ठा करके एक जगह लाकर कुछ दिशा देने लायक काम आगे कर सकते हैं क्या, जा सकते हैं क्या? ऐसा सोचकर आज के इस बैठक का आयोजन है। इसको तो अखिल भारतीय कहा है, बड़े हिम्मत से कहा है हमने अखिल भारतीय, क्योंकि विचार में जो है, मन में जो है कि ऐसे सब जगह चलने वाले जो प्रयोग है, हर प्रांत में कहीं कुछ ना कुछ चलता है, तो क्या ना आने वाले समय में ऐसे सब बंधुओं को इकट्ठा कर कुछ एक दिशा बने, कुछ संगठन बने, कुछ देने लायक समाज को ऐसे जो सब है बंधु कि जो पशु के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे सब बंधुओं के लिए कुछ दिशा दर्शक काम बने। इसके लिए आज थोड़ा सा बैठे 2 दिन चिंतन करने वाले हैं। इस चिंतन बैठक से जो एक कदम आगे ऐसा जाने में निश्चित हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं तो स्वयं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ और आरोग्य भारती का काम करता हूँ। आरोग्य भारती में तो संतोष जी ने बताया कि समग्र चिकित्सा से और काम चलता है। मूलतः ऊपर एक श्लोक है जो उसमें है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम। और ऐसे सब चारों पुरुषार्थों के मूल में यदि कुछ बात है तो उत्तम आरोग्य है। और हमने जो एक श्लोक अभी धन्वंतरी स्तवन के साथ कहा है, उसमें कहा है कि न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तान प्राणिनाम आर्ति नाशनम। सभी प्राणियों का दुख दूर करने के लिए प्रार्थना, ऐसा एक चलता है समग्र विचार। तो आरोग्य क्षेत्र में काम करते समय व्यक्ति के आरोग्य के बारे में तो सोचते हैं, तो व्यक्ति के आरोग्य के साथ साथ उस पर परिणाम करने वाली जो बातें हैं, आहार है, वायुमंडल है, पौधे हैं, पेड़ है, वनस्पतियां हैं, वो जो अनाज ग्रहण करता है उसका भी एक परिणाम है, आजू बाजू में उसके रहने वाले जो प्राणी हैं, संतोष ने उसका जिक्र भी किया, योगी जी ने भी बताया। तो ऐसा जो परिणाम एक होता है उसमें केवल मैं स्वस्थ रहने से नहीं होता, तो ये सब स्वस्थ रहने के लिए जो अन्य बातें हैं उसमें ये पशु आरोग्य ये भी विषय आता है। और फिर ऐसे विषय में क्या सबको इकट्ठा कर, जिनका अनुभव है, ऐसे बंधुओं को एक साथ लेकर थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा मनन करेंगे, और इसमें से जो कुछ बातें बनेंगी उसमें हमें आगे दिशा के लिए, आगे जाने के लिए जरूर सहायक होगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो पशु आरोग्य या हमने चालू किया ऐसा विषय नहीं है, प्रारंभ से है। पशु आरोग्य की चिंता वेद काल से भी है, मैं तो कहूँगा उससे पहले भी होगा, तो शायद उसकी जानकारी लेना पड़ेगा, कोई इसमें से कोई करेगा उसकी चिकित्सा। तो वेदों में इसका उल्लेख जरूर मिलता है कि पशु के चिकित्सा के लिए, पशुओं के कल्याण के लिए कुछ मंत्र, पशु चिकित्सा के लिए कुछ बातें वेदों में कई जगह उसका उल्लेख मिलता है। वैसे तो मनुष्य के लिए पशुओं का योगदान बहुत बड़ा है, जैसे अनेक बातें होती है मनुष्य के जीवन में, वैसा पशु का बड़ा योगदान मनुष्य के जीवन को सफल बनाने में बहुत अच्छा रहा है। व्यापार संबंध में होगा, आवागमन में होगा, अभी तो थोड़ा बदल गई स्थिति, लेकिन जब हम सोचते हैं, जब थोड़ा पीछे जाकर जब देखते हैं, सोचते हैं, तो पशु हमारे लिए बहुत नज़दीक रहा है। और फिर ऐसे नज़दीकी रहने वाले पशु की चिकित्सा करना, उसके स्वास्थ्य की
और उसके संरक्षण की भी चिंता करना, यह सब होते आया है। हम कुछ नया कर रहे हैं ऐसा नहीं है। बीच के कुछ कालखंड में उसमें शायद कुछ कठिनाइयाँ आई होगी, कुछ अंतर पड़ा होगा, लेकिन कुल मिलाकर पशु का आरोग्य, पशु का संरक्षण और पशु का हमारे जीवन में योगदान, ये बहुत पुरानी बात है। इसको कुछ नया हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर से उसको स्थापित करना, फिर से इस विषय में चिंतन करना, आगे बढ़ना, इसके लिए ऐसे बैठकों का और जो उपयोग होता है उसकी आवश्यकता होती है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमार का एक उल्लेख आता है। अश्विनी कुमार का गौ के बंधत्व को दूर करने के लिए कुछ प्रयोग, इस नाम से उसका कुछ आता है। और जो दूध देने वाले प्राणी है उनका दूध का बढ़ना, उसका दूध ज़्यादा आने के लिए और उसका गुणों की वृद्धि होने के लिए उनके कुछ जो पता है बातें हैं, उसमें अश्विनी कुमार जी का उल्लेख ऋग्वेद में आता है। वैसे तो आयुर्वेद में और प्राणी चिकित्सा या मनुष्य चिकित्सा के लिए वनौषधि का उपयोग बहुत अच्छा होता है। तो वनौषधि को लाना, जंगल से लाते थे, अभी तो सब स्टाइल बदल गया, तो सब रेडीमेड मिलता है। जब चिकित्सक स्वयं दवा बनाता है तो जंगल से जाकर वनौषधि को लाना पड़ता है। तो वनौषधि को लाते समय अच्छा मुहूर्त देखकर जाकर उसकी प्रार्थना करना, उसको निमंत्रण देना, ऐसा होता है कि हे वनस्पति, मैं तुझे अब लेने के लिए आया हूँ और इसका उपयोग मैं मनुष्य जाति के, मनुष्य प्राणियों के चिकित्सा के लिए करने वाला हो, ऐसा आह्वान करना पड़ता है। जैसे हमारी संस्कृति में जो कुछ अच्छी बातें उसमें ये भी आता है। तो मनुष्य के साथ प्राणियों के लिए वनस्पति का उपयोग करने की भी प्रार्थना कुछ जगह मिलती है। इसका मतलब सीधा है कि प्राणी की चिकित्सा के लिए वनौषधि का उपयोग और उस पद्धति को जानने वाले हमारे जो वेद काल से कुछ चिकित्सक है, उनके उल्लेख भी है कई जगह, ऐसे रहे हैं कि जो जानते थे कि पशु की चिकित्सा करने के लिए वनौषधि कौन सी लगती है। राजकोट में आरोग्य भारती का एक अखिल भारतीय बैठक संपन्न हुआ, बैठक में मैं भी था। तो एक गौपालक वहाँ आए थे, मुस्लिम धर्म को जानने वाले मुस्लिम समाज के थे। वो 250-300 देशी गाय उनके पास थी, उनका परिचय दिया गया था। और लगभग 300 वनौषधि को वो जानते थे। उन्होंने कुछ वनौषधि अपने साथ भी लाई थी। उनका कहना था कि ये जो मेरे 250-300 गाय हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मैं मॉडर्न मेडिसिन का या जो अभी अंग्रेजी दवा उन्होंने शब्द उसको उपयोग किया था, उपयोग नहीं करता। मेरे को जो जानकारी है, जो ट्रेडिशनली चलता है, अभी तक हमारे पूर्वजों ने जो किया है, उसके आधार पर गौ की जो सामान्य चिकित्सा करनी है, कोई बीमारियां आती है गौ को, तो उसको ठीक करने के लिए वनौषधि का उपयोग मैं करता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। कुछ वनौषधियाँ उन्होंने साथ में लाई थी, एक 5-6 प्रकार की थी। एक वनौषधि तो ऐसी थी कि 5-6 प्रकार के फूल उसमें लगे थे। हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक झाड़ को और एक अलग अलग कलर्स के फूल हैं। उन्होंने ऐसा पूछा कि किसको दर्द है क्या, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, या कोई हाथ दुख रहा है, जॉइंट पेन है। तो 1-2 लोग खड़े हो गए, उन्होंने उनको बुलाया और उनके हाथ का दर्द था वो हाथ बाजू में, और एक वनौषधि को ऐसे झाड़ को बांध दिया और कहा कि आप बैठ जाइए। उनका कथन चलते रहा। आधे घंटे के बाद उनको फिर से बुलाया, जिनको बांधा था, और फिर उसको छोड़ लिया वनौषधि को। और उसको उन्होंने हमारे सामने पूछा कि आप आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि अरे हमारा दर्द तो गायब हो गया, अब तो कोई दर्द नहीं है हमारे पास। उन्होंने ऐसा कहा कि गौ को जो बुखार आता है उसमें एक विशिष्ट वनौषधि का रस कुछ ऐसे माह उन्होंने बताया, उसमें हम पिलाते हैं वर्ष में से एक बार, वर्ष भर उस गाय को बुखार नहीं आता। तो ऐसे शास्त्र को जानने वाले, ऐसे शास्त्र को आगे ले जाने वाले जो ट्रेडिशनली काम करते लोग हैं, उनका भी सम्मान करना, उनको भी साथ देना। हम जब भी ऐसे बैठक में बैठेंगे, अभी तो यहाँ वेटरनरी साइंस को जानने वाले और उसमें जो अधिकारी है ऐसे सब है, आगे जब भी बैठक होगी, आगे जब भी हमारा कदम और एक आगे बढ़ेगा, उसमें ऐसे ट्रेडिशनली काम करने वाले जिनको मालूम है उसको नोट करके रखना। अपने अपने प्रांत में बहुत है,
आज तक तो अभी तो वेटरनरी साइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत प्रगत हुआ है वेटरनरी साइंस। पहले जमाने में शायद इतना नहीं होता था। तो ऐसा उनका गौ का चिकित्सा या पशुओं की चिकित्सा ट्रेडिशनल जो चलती थी अभी भी है, उनकी कुल परंपरा है, उनके घरों में चलता है। मैं तो देहात में कई जगह काम किया हूँ, तो ऐसे जानवर बीमार जानवर पड़ता है तो उसको दवा देने वाले वो कोई डिग्री होल्डर नहीं है, लेकिन उनका उपयोग है, उनका चिकित्सा का उनको उपयोग होता है, उसका गुण उनको आता है। ऐसे ट्रेडिशनली काम करने वाले सब है, उनको भी ऐसे आयोजन में सम्मिलित करना, उनका भी सम्मान करना आने वाले और हमारी आवश्यकता भी उस दृष्टि से रहेगी। मैं तो आयुर्वेद शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो आयुर्वेद में एक चरक संहिता नाम का ग्रंथ है, ऐसे तो बहुत से ग्रंथ है। उसमें चरक संहिता का एक सिद्धि स्थान नाम का एक जो अध्याय है, उसमें एक 10 सूत्र ऐसे है जिसमें पशु चिकित्सा के बारे में ही केवल कहा है। अब चरक संहिता का ग्रंथ तो बहुत पुराना है, यानी चरक संहिता में पशु चिकित्सा का और शास्त्रोक्त वर्णन है। इसका अर्थ यह है कि कितना एक प्रगत और उस अवस्था उस शास्त्र की होगी चरक ऋषि के काल में, उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है। तो ऐसा कुछ सूत्रबद्ध उसको बनाकर और समाज के लिए देने की भी व्यवस्था चरक संहिता में मैंने और उसको मुझे पढ़ने में मिली। उसमें व्याधि के नाम और उसका ट्रीटमेंट कैसा करना ये भी बताया, वो जो अध्याय है उसमें बताया है। वैसा चरक संहिता में एक ऋषि का भी उल्लेख है जो मैंने भी पढ़ा है, उसका मैंने उल्लेख भी करूंगा। एक मुनि है, बालकाप्य मुनि ऐसा उनका नाम उन्होंने बताया। वो बड़े श्रेष्ठ पशु चिकित्सक थे, उनके नाम पे कुछ ग्रंथ भी है, ऋषि के नाम से, मुनि के नाम से, और ग्रंथ भी है। और पशुओं को होने वाले रोगों का वर्णन बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने किया है। अब वो ग्रंथ कहाँ उपलब्ध है, उसके अभी एडिशन है क्या उपलब्ध, इसका सब संशोधन का विषय है, शायद मिल जाएगा। तो बुखार जो आता है पशुओं में, उसका उन्होंने नामकरण भी किया है। जैसे हाथी को जो बुखार आता है उसको पाकल ऐसा कहा है उन्होंने, अश्व को जो बुखार आता है उसको अभितापन, गौ को जो बुखार आता है वो ईश्वर, ऐसे कुछ नामकरण किए हैं और उसको चिकित्सा भी बताई। तो रोग है, उसका चिकित्सा का भी शास्त्र है। ये हमको ये दर्शाता है कि उसी काल में, उसी काल से पशु और मनुष्य, पशु की चिकित्सा, मनुष्य की चिकित्सा, उतना ही महत्व पशु चिकित्सा को भी था हमारे जीवन पद्धति में, ये हम देखने को मिलता है। महाभारत में नकुल और सहदेव का उल्लेख आता है, आप सबको मालूम है कि दोनों भी अच्छे जानकार थे। एक गौ के जानकार थे, एक अश्व के जानकार थे। अभी कितने लोगों को मालूम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दोनों जानकार थे। वो जो 14 वर्ष का उनका जो नकुल सहदेव, तो जो है ना 5 जो है ना उसमें नकुल सहदेव है, तो बाकी क्या तो वर्णन है, भीम बड़ा पराक्रमी है, अर्जुन धनुर्धर है, ऐसा सब वर्णन है। युधिष्ठिर है वो धर्म को जानने वाले। नकुल सहदेव का वर्णन एक अश्व को जानने वाला, अश्व चिकित्सक, अश्व की अच्छी जानकारी रखने वाला, और एक गौ के बारे में जानकारी रखने वाला, ऐसा उनका उल्लेख है। जो नकुल थे वो अश्व चिकित्सक थे नकुल, और सहदेव जो थे वो गौ के बारे में, उनके ग्रंथ भी है उपलब्ध है, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। तो महाभारत काल में भी और पशु की चिंता करना, पशु की चिकित्सा करना, पशु का संरक्षण करना, यह जो एक सामान्य रूपे जो भावना है वो समाज में उसी काल से है, हमको देखने को मिलती है। सम्राट अशोक का जो कुछ साहित्य उपलब्ध है, उनके जो शिलालेख है, उसमें भी पशु चिकित्सा का उल्लेख आता है। कई जगह ऐसे शिलालेख लगे हैं, उसमें पशु चिकित्सा का उल्लेख उन्होंने किया है। अशोक के और काल में पशु चिकित्सा केंद्र ऐसा भी उल्लेख आता है। जैसे आज है ना कई जगह चिकित्सालय चलते हैं पशुओं के, ऐसा अशोक के काल में भी और पशु चिकित्सा केंद्र इस नाम से और कुछ चिकित्सा का और सुविधा। अपने संस्कृति में हम तो भगवान का जैसे यहाँ धन्वंतरी का अभी स्तवन किया, पूजन किया। धन्वंतरी के
वर्णन में उनके एक हाथ में जलों का है, ऐसा वर्णन है। वैसे हमारे कई देवता ऐसे हैं कि उनका चित्र जो है, उनका जो मान चिन्ह है वो पशु के साथ है। भोले शंकर जी का नंदी जी के साथ है, कार्तिकेय तो मोर के साथ है, सरस्वती जो है विद्या की देवता हंस उनके साथ है, लक्ष्मी जी के साथ हाथी है। तो देवता भी है और पशु भी है, उसका पूजन। अभी तो गौ पूजन किया हमने, संस्कृति का एक वो परिपाटी रही है कि अच्छा कुछ मंगल कार्य करना है, कुछ करना है तो गौ पूजन, सवत्स धेनु का पूजन। वैसे तो महाराष्ट्र में दिवाली का जो एक पीरियड होता है उसमें गौ का पूजन करने की एक परंपरा है। अन्य प्रांतों का मुझे मालूम नहीं, सभी तरह अन्य भारत में गोपाष्टमी की दिन गोपाष्टमी की बराबर। तो अलग अलग जगह है, लेकिन उसका मूल जो है भावना जो है कि पशु का हमारे जीवन में महत्व है, उसके लिए उसका पूजन करना। महाराष्ट्र में जो है पोला होता है, उसमें बड़ा उत्साह होता है। जो बैल होते हैं उनको सजाना, उनका पूजन करना, उनको ऐसा उनके जो बड़ा जुलूस निकलता है, बहुत यात्रा निकलती है, बहुत जगह होता है। गौ यात्रा जो निकली थी पूरे भारतवर्ष में, उसका समापन कार्यक्रम नागपुर में हुआ था, वो कार्यक्रम में वही था। तो एक मठ के मठाधीश नंदी था, उनको लाए थे वहाँ, आज भी हैं, और वो स्टेज पे बैठे थे, मेरे खड़े थे। वो नंदी स्वयं, सब शंकराचार्य और पूरे महानुभाव ऐसे बैठे हैं और नंदी भी खड़ा है स्टेज पर, मैंने स्वयं देखा। वो नंदी मठाधीश है, वो निर्णय देते हैं। वो जो गांव है, वो जो आजू बाजू का परिसर है, उसमें जो कुछ उनकी कुछ समस्याएं आती है, उनकी एक पद्धति होगी कुछ पूछने की, उनका कुछ इंडिकेशन होगा। अब उतने जानकारी तो मुझे नहीं है, बाकी सब लोग बताएंगे। हाँ, बाकी बताएंगे लोग, सुनील जी, दिनेश जी बताएंगे। अरे केवल मनुष्य नहीं तो प्राणी भी, ऐसे स्थान पर उसका इतना आदर का स्थान हमारे और संस्कृति के जीवन में पूरा रहा। तो पशु और मनुष्य अलग नहीं है। मैं ऐसे ही प्रवास में और कुछ ऐसे साइंटिस्ट बैठे थे, उसी चर्चा चल रही थी, तो अपने जीवन में कितना पूरा है, तो पशु है, पक्षी है, कीटक है, वनस्पति, बहुत ऐसी चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब बड़ी चिंता का विषय है, ये जो मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी यदि हमारे जीवन से खत्म हो गई तो हमारे जीवन में कुछ बचेगा, ऐसा उन्होंने बताया। मैं बोला मधुमक्खी इतनी छोटी सी, उन्होंने कहा इसकी कई प्रजातियां हैं और इसका जीवित रहना बहुत आवश्यक है, ऐसा उन्होंने बताया। तो कितने छोटी छोटी बातें हैं कि मनुष्य के जीवन में जिसका यानी कितना उपयोग है, कितना सरलता से हमारे लिए सहायभूत होती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से बैक्टीरिया है, और ये सबका आरोग्य ठीक रहा तो हमारा आरोग्य ठीक है, नहीं तो हमारा आरोग्य की कोई गारंटी नहीं। वैसे भी एक घर में एक व्यक्ति स्वस्थ होने से नहीं होता, पूरा परिवार स्वस्थ होना पड़ता है, पूरी बस्ती स्वस्थ होना पड़ती है। उसमें लिखा है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कुटुंब परिवार, स्वस्थ ग्राम स्वस्थ राष्ट्र, ऐसा जो क्रम है, उस क्रम में सबका स्वस्थ रहना हमारे लिए आवश्यक है। केवल हम स्वस्थ होने से नहीं चलेगा। घर में की बिल्ली बीमार है तो नहीं चलेगा, घर में का कुत्ता बीमार है तो नहीं चलेगा। आजकल तो कई घरों में चलता है, कितने प्रामाणिकता से ये प्राणी और मनुष्य पे उनका प्रेम रहता है, इसके भी कई वर्णन हम सुनते हैं। मेरे घर में जी एक कुत्ता था। वैसे तो मेरा परिवार संघ से जुड़ा है, मेरे जो पिताजी थे वो चिकित्सक थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे, और संघ का भी काम करते थे। तो रात में वो कुत्ता ऐसा हमारे घर के सामने 10 बजे बराबर उसका आसन था, वहाँ बैठता था। फिर 10 बजे के बाद किसको एंट्री नहीं, किसको कोई आया बीमार तो उसने आवाज़ देना बाहर से, डॉक्टर साहब ऐसा आवाज़ दिया तो कुछ नहीं करता था, लेकिन एक स्टेप किसने चढ़ने का प्रयास किया था तो उसको नहीं आने देता, ऐसा था। लेकिन काली टोपी पहनने वाला कोई आता है तो उसको सीधा घर में एंट्री दी। मेरे भी समझ में नहीं आया कि इसको कैसा पता चला। बहुत ही बुद्धिमान होते हैं प्राणी। कभी कभी मेरी बहन और कुछ उसको रोटी देते थे, एक रोटी खाया, 2 रोटी खाया, बाद में रोटी भी शायद नहीं है, खत्म हो रही है, तो अरे आज क्या हो गया, इतना खा रहा है, ऐसा बोल के रोटी डाला तो उसको नहीं खा सकता। क्या चमत्कार है देखो।
और कभी उसने गड़बड़ करने का प्रयास किया तो हमारे बहन हमारे माता जी बोलती थी कि हमारे पिताजी को हम काका बोलते थे, क्योंकि हमारे से छोटे जो सब थे वो काका बोलते थे, हम भी काका बोलते। तो हमारी माँ या हमारी बहन बोलती थी कि ठहर मैं काका को बुलाती हूँ, ऐसा बोलते से ही वो एक कोने में आके बैठता था। तो ऐसा कई गायें ऐसी मैंने देखी हैं कि जिन्होंने वो काश्तकार का प्राण बचाया। हल्ला हुआ, कुछ आक्रमण हुआ तो आक्रमणकारियों से बचाने के लिए गौ ने प्रयास किया। ऐसा कई किस्से सुनते हैं। अपने बछड़े को इसको बंद कर दीजिए। हाँ, थोड़ा बंद कर दीजिए। हाँ हाँ अच्छा बटन बंद हाँ चलो बंद करो। चलो बंद करो। इसको बंद कर दीजिए। हाँ कर। अपने बछड़े को बचाने के लिए गौ ने संघर्ष किया, ऐसे कई हमने स्टोरी सुनी होगी। तो कुल मिलाकर स्वयं बुद्धिमान होते हुए भी मनुष्य के लिए उपयोगी ऐसे प्राणी, ऐसे पशु, ऐसे कीटक बहुत है। सबका संवर्धन हम कर सकेंगे कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं, कितना हमारा दायरा बढ़ सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की स्थिति में जो हमारे आजू बाजू में रहने वाले पालतू जिनको कहेंगे, ऐसे जितने भी पशु हैं उनके चिकित्सा के जो इमीडिएटली हमारे से रिलेशन जिनका होता है, ऐसे पशुओं के चिकित्सा के लिए कुछ बना सकते हैं क्या? कुछ जैसा एक उल्लेख किसी ने किया, जैसे आरोग्य भारती का जो काम चलता है उसमें जीवन शैली से बहुत रिलेशन होता है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसकी जीवन शैली अच्छी रहना चाहिए। तो ब्राह्म मुहूर्त से उठने के बाद सुबह कब उठना तो ब्राह्म मुहूर्त पर उठना, और जब सोते हैं तब तक का पूरा जो दिनक्रम है उसमें पूरा बताया है, नहाना है, मंजन करना है, खाना है, व्यायाम करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना, सब विषय उसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी लाइफस्टाइल रही तो फिर लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल से आने वाले जितने भी डिसीज है वो व्यक्ति में नहीं आते, ऐसा वर्णन भी है। तो अच्छा लाइफस्टाइल बनाने के लिए हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, सबका प्रबोधन करते हैं। तो मेरे मन में ये ऐसा जब विषय आया पशु आरोग्य, तब मेरे मन में आया कि पशु के भी कुछ लाइफस्टाइल हो सकती है क्या? आप जानकार हैं, आप बताएंगे, मुझे तो मालूम नहीं, मैं उसका कुछ जानकार नहीं है, उसका मैं तज्ञ नहीं है। तो उसका लाइफस्टाइल ठीक रखने के लिए कुछ करना, बताना क्या समाज को? जैसा एक शेर है, उसको पिंजरे में रख दिया तो शायद उसको अच्छा नहीं लगता होगा, वो तो किसी को दिखाने के लिए पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को दिखाए। आजकल तो टीवी वगैरह आ गया तो उसको पिंजरे में रखने की आवश्यकता नहीं, कई अच्छे चैनल्स में दिखता है, सब लाइव दिखता है। तो वो पिंजरे में रखने से उसका लाइफस्टाइल बिगड़ गया, वो बीमारी हो जाएगा, वो तो स्वस्थ नहीं रहेगा। गौ है, उसको तो जंगल में घूमना है। ऐसे गौशाला में रहने वाले गौ को कितना घुमाया जाता है, कितना उसका व्यायाम होता है, मुझे मालूम नहीं, आपका विषय आप बताएंगे। तो ऐसे जो कुछ लाइफस्टाइल से और संबंध रखने वाले कुछ जो विषय है उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं क्या? कुछ समाज को दे सकते हैं क्या? जो पालने वाले लोग हैं, जिनका जो उसका जिनको पालते हैं, गौ को पालने वाले लोग हैं, पैरट होता है उसको पालने वाले लोग हैं, आज आए नहीं हमारे वो मुकेश जी, ऐसे कई लोग होते हैं। एक पेपर में वर्णन पढ़ा कि उसके घर में रहने वाली बिल्ली, तो उसका देहांत हो गया, 8वीं क्लास की वो लड़की थी। तो घर के लोग, वो ऐसा अकेले बैठती थी, कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं, उसका पूरा ऐसा डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके पिताजी ने उसको एक सफ़ेद चूहा ला के दिया। फिर कुछ दिन तक उसका वो चूहे का प्रेम हो गया, वो ऐसा रूटीन लाइफ उसका चालू हो गया। कुछ वर्ष के बाद वो भी मर गया। तो उसको इतना अच्छा लगा, उसको बहुत उसका लगा, बहुत बुरा लगा, और उसने उसको बगीचे में जाके उसका दफन किया, वहाँ एक फूल को रख दिया और एक चिट्ठी लिख के उसने भी सुसाइड कर ली और बच्चे से, ऐसा वर्णन पेपर में आया। तो लाइफस्टाइल व्यक्ति की भी है, प्राणी की भी है। तो इसका कुछ तालमेल बिठाकर कुछ दिशा दर्शक कुछ समाज को देने के लिए बना सकते हैं क्या? ऐसा आप सबसे सोचना, ऐसा मेरी ओर से एक राय है। मैं तो चिकित्सक हूँ आयुर्वेद का, तो पशुओं से आने वाले डिसीज का वर्णन तो बहुत है। मैं जब पढ़ता था तो रैबिज कुत्ता काटने के बाद तो बहुत ही ऐसा था वो दृश्य के हम उसको देख भी नहीं सकते थे। तो जब मरीज आते थे तो उसका क्या होने वाला है, इस मरीज का इस चिंता थी। अब तो कुछ सुधार हुआ है। ऐसे पशुओं से व्यक्ति में आने को संतोष ने भी वर्णन किया, टीबी का वर्णन किया, वो बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ऐसे कई है।
मांसाहारी जो व्यक्ति होते हैं उनको मांसाहार करते समय उस प्राणी का जो खा रहे हैं मांस उसके स्वास्थ्य कैसा है इसका भी चिंता करना पड़ती है। आज होती कि नहीं मुझे मालूम है। तो ऐसा कुल मिलाकर पशु और मनुष्य दोनों का जो जीवन है जो परस्पर क्या करेंगे उसको पूरक है, वो पूरक ही रहना चाहिए। हमने पशु की चिंता करना, पशु तो हमारी चिंता करती ही है। ऐसा कुल मिलाकर पशु की चिंता व्यक्ति ने करना और पशु ने व्यक्ति की चिंता करना, ऐसा दोनों यदि चलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में एक ऐसा दृश्य अब हमारे देश में हम खड़ा करने में यशस्वी हो जाएंगे कि जिसमें इनकी भी चिंता करने वाला समाज है, ऐसा एक चित्र आना चाहिए। व्हाट्सएप पे गौ के बारे में तो बहुत आता है आजकल, प्लास्टिक बहुत खा रही है गाय, ऐसा वर्णन आता है। तो वो प्लास्टिक न खाए इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं, पेट में गया प्लास्टिक उसका निकालना, उसके भी कुछ उपाय चलते हैं। तो कुल मिलाकर समाज में प्रबोधन से ये बातें, इन बातों को हम रोक सकते हैं क्या? समाज का इतना बड़ा प्रबोधन हमको करना होगा कि कोई भी प्लास्टिक में वो गाय के लिए कोई देगा नहीं। ऐसा कुछ मूलभूत कार्य जो है उसको खड़ा करने के लिए समाज का प्रबोधन, और ऐसी यदि टीम हमारे बनती है पूरे भारतवर्ष में, यदि ऐसे एक सक्षम और एक संगठन बनेगा। इन्होंने तो बताया कि पशु चिकित्सकों का बड़ा संगठन है। मैंने पहली बार ऐसा सुना कि पशु चिकित्सकों का इतना बड़ा, लगभग 25 स्टेट्स में उनका काम चलता है। बहुत अच्छी बात है, उनका भी उपयोग करेंगे। तो ऐसा जो संगठन ऑलरेडी काम करते हैं, हमारे जैसे जिनको ऐसा लगता है कि इसमें काम बढ़ना चाहिए, इसमें काम होना चाहिए, ऐसे कुछ संगठन है जो ऑलरेडी काम करने वाले ऐसे संगठन है। हम सब मिलकर और एक अच्छा वातावरण आने वाले कुछ वर्ष में ऐसा बनाएंगे कि केवल गौ चिकित्सक नहीं, केवल और कुत्ते को पालने वाला नहीं, केवल मुर्गी को पालने वाला नहीं, केवल बकरी को पालने वाला नहीं, तो कुल मिलाकर पशुओं के बारे में चिंतन करने वाला एक साइजेबल ग्रुप पूरे देश में खड़ा होकर सबका प्रबोधन करेगा, लिटरेचर बनाएगा, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएगा कि जिससे आने वाले वर्षों में इसमें एक स्थिति में अच्छा सुधार को हम देख सकेंगे। इसके लिए ये प्रयोग है। जो बैनर था उसमें आरोग्य भारती था, ऊपर लिखा, मैंने आते से संतोष को बोला कि ये चिंतन बैठक है, इसको अभी आरोग्य भारती ने सबको निमंत्रण दिया इसलिए आरोग्य भारती का बैनर लगा था, लेकिन केवल आरोग्य भारती नहीं, तो हम सब है, किसान संघ है, सुनील जी मानसिंह का ये अच्छा गौ में काम करते हैं, सुनील जी का तो पूरा जीवन गौ के लिए समर्पित है। हम तो केवल कुछ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में सबको बुलाकर ये कर रहे हैं। सबको बुलाना चाहिए, सबका चिंतन एक साथ होना चाहिए, लेकिन रोज गौ के बारे में सोचना, रोज गौ के बारे में चिंतन करना, ऐसे व्यक्तित्व यहाँ बैठे, दिनेश जी तो पूरे भारतवर्ष में और किसान संघ के लिए पूरा प्रयास करते हैं, घूमते हैं, प्रवास करते हैं। तो ऐसे सब बंधु एक साथ आकर कुछ दिशा बनाना, एक कदम आगे जाने के लिए जो लगता है ना, एक कदम डालने के बाद ही दूसरा कदम उठता है, तो ये करने के लिए जो लगता है उसका एक प्रयास बिंदु जिसको समझेंगे, ऐसे रूप में हम आज सब बैठे हैं। 2 दिन पूरा चिंतन करेंगे, कोई एक संगठन इसको कर रहा है ये मन में से निकाल दो। हाँ, किसी ने बुलाया है, ठीक है, किसका तो फोन लगेगा ना, कोई व्यक्ति तो लगेगा ना, तो उतना काम आरोग्य भारती ने किया है। लेकिन आरोग्य भारती को ऐसा लगता है, आरोग्य भारती के चिंतन में ये है कि सबका आरोग्य ठीक रहने से ही मनुष्य का आरोग्य ठीक रहेगा। इस बात को आरोग्य भारती अच्छी तरह से जानती है, समझती भी है। तो मैं सब यहाँ जितने भी बंधु आए हैं, वैसा तो योगी नाम आजकल देश में बहुत अच्छा चलता है, वैसे ही जिनका नाम है और काम भी है, केवल नाम नहीं तो काम भी है, ऐसे डॉक्टर योग भी हमारे साथ है, उनका भी बहुत अच्छा चिंतन है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कुल सब मिलकर, और ये जो काम का प्रारंभ कहीं से ऑलरेडी होगा, कहीं चल रहा भी होगा, लेकिन जो प्रयास है सबको इकट्ठा लाने का, आपके प्रांत में जो होंगे बंधु ऐसे काम करने वाले, उनकी भी जानकारी यहाँ देंगे, उनके भी कुछ फोन नंबर है, उनका कुछ एड्रेस है, उसको भी लिखित स्वरूप में रखेंगे। यहाँ जितना भी मंथन चिंतन होगा उसका नोटिंग करने की भी व्यवस्था हम करेंगे। ऐसा सब मिलाकर और कुछ चिंतन में से, जैसा मंथन में से वो निकलता है ना मक्खन, मुझे विश्वास है कि हमारे सब बंधुओं के चिंतन से पहले बैठक में एक महिला तो है, और आरोग्य भारती के रचना में तो महिला आरोग्य की मास्टर होती है, ऐसा हम सब जगह बताते हैं।
तो ऐसा कही जा रहा है कि गौ की पालन पोषण करने में अग्रसर महिला बहुत अच्छी है। तो आने वाले बैठक में महिला की संख्या भी बढ़ेगी, मैं विश्वास रखता हूँ। तो हम सब एक दिशा से और इसी विषय में, पशु आरोग्य इस विषय में संगठन बनाना, टोली बनाना, कुछ लिटरेचर बनाना, अगली बैठक कब करना, कहाँ करना, कितने लोगों को जोड़ना, और कुछ दायरा बढ़ सकता है क्या, ऐसा भी चिंतन करेंगे। और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका प्रयास यशस्वी होगा। आपके सुझाव भी हमको चाहिए, आप सब देंगे और हम सब मिलकर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यशस्वी भी होंगे, ऐसा भी मुझको विश्वास है। डॉक्टर साहब भी बैठा वाले के में आ रहे हैं देवास में ऑलरेडी 2-3 दिन के लिए। तो यदि जगह का चिंतन होता है इसमें बैठक में, तो देवास में और देवास मध्य रहेगा। एक निमंत्रण आपको मिल गया। हेलो इस सब कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए और बहुत सालों से पशु चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर जी और गौ के बारे में जिन्होंने अपना एक करियर बना लिया। आजकल की भाषा में करियर शब्द बहुत चलता है, इसलिए मैं करियर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे हमारी वास्तविकता तो वो है, सुनील मानसिंगा जी जो है वही तो वैसे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वाले हैं, मगर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का जो है वो लगभग अभी वे भी भूल चुके होंगे, लोग भी भूल चुके हैं, और अभी पूरी तरह से उनका गौ के बारे में ही अपना सब समर्पण है। ऐसे हमारे सुनील जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव जो हमारे जैसे डॉक्टर सुनील जी ने बताया कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी इस प्रकार के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इसलिए आज का जो ये चिंतन वर्ग का या चिंतन बैठक का जो उपक्रम है, ये निश्चित रूप से सार्थक होगा ऐसा लगता है। पशु आरोग्य के संदर्भित जो आज चिंतन बैठक हो रही है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लगभग 20-22 साल से मैं किसानों के क्षेत्र में संघ की योजना के अनुसार कार्य कर रहा हूं, तो उसमें अभी तक के मेरे जानकारी में ऐसा पशुओं के लेकर, आरोग्यों के विषय लेकर अलग अलग प्रकार से विषय तो बहुत सारे आए हैं, मगर इस समग्रता के साथ में एक उसको जो हमारी भारतीय दृष्टि है, जिसको हम कहते हैं कि एकात्मिक विचार करते हुए चलने वाली दृष्टि है, उस दृष्टि के आधार पर होने वाला यह चिंतन मुझे लगता है पहला ही होगा। तो इसलिए मैं इस बैठक का जो आयोजन करने वाले आयोजक हैं, इनका किसानों का प्रतिनिधि के रूप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आज पूरे देश भर में सबसे अधिक चर्चा का अगर कोई विषय होगा तो किसानी खेती का है। किसानी खेती के विषय के लिए देश के सभी लोग चिंतित हैं। देश के नीतिकारों से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य किसान बंधु सब लोग चिंतित है ही, मगर साथ में ही मुझे अभी 4 दिन पहले एक आध्यात्मिक संत से मिलने का और योग आया। वे भी इसी प्रकार की चिंता व्यक्त करें। उन्होंने इसीलिए बुलाया था कि भारत का सबसे बड़ा संगठन किसानों का आप चला रहे हैं, तो मैं भी इस देश के किसानों की कुछ मदद करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास में कुछ बातें हैं, अगर आप आते हैं तो उसको हम कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। तो यानी ऐसा ध्यान में आता है कि समाज का हर वर्ग खेती किसानी को लेकर चिंतित है, और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अपने देश में किसानी खेती की बनी है, इस स्थिति में यह चिंता करना बहुत स्वाभाविक है। वैसे तो हमारे देश में खेती की बहुत पुरानी परंपरा रही है, यानी वेद काल से उसका संदर्भ हमको मिलता है। मैं इतने पुराने में नहीं जाऊंगा, मगर स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में
भी खेती के दृष्टि से बहुत ही गंभीर स्थिति थी। खेती के दृष्टि से कहने का मतलब ये है कि हम अनाज के मामले में बिल्कुल स्वयंपूर्ण स्वावलंबी नहीं थे, और इस प्रकार का अनाज के मामले में स्वयंपूर्ण स्वावलंबी बनाना, अपने देश को एक सामर्थ्यशाली बनाना, ये उस समय का काम हमारे सामने बहुत बड़ा था। और उस दृष्टि से हमारे देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ, और हरित क्रांति के आधार पर हमारे देश ने एक खेती की नई परंपरा, नई पद्धति विकसित की, जिसका फल भी हमको मिला। बहुत कम साल में हमारे देश के वैज्ञानिक और किसानों ने मिलकर इस देश को स्वयंपूर्ण अनाज के मामले में बना दिया। मात्र 25 साल में इस देश को अनाज के मामले में स्वतंत्र बनाना ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय दुनिया के लोग ये कहती थी, दुनिया की ये ताकत ये कहती थी कि इस देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से इनका अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। अगर यही चलता रहेगा तो इस देश में अनाज के लिए दंगे होंगे, ये लोग आपस में लड़ेंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी उसमें से निकलकर बहुत कम साल में हमारा देश अनाज के मामले में स्वयंपूर्ण हो गया। मगर ये सब करते समय उसका जो परिणाम है वो भी सामने आ गया। एक हरित क्रांति के दृष्टि से जब हमारे सामने लक्ष्य आ गया तो लक्ष्य एक ही प्रकार का आ गया कि जो अनाज का उत्पादन बढ़ाना है, और एक तरह से एकांतिक दृष्टि को लेकर हम उस दिशा में आगे बढ़ते गए। मैं उसको कोई बहुत गलत नहीं मानता हूं। कृषि विज्ञान का एक विद्यार्थी होने के नाते किसान समाज में एक संगठन का काम करते समय मैं ये इस विषय को इतना गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि उस समय की हमारी आवश्यकता थी। मरता क्या न करता, इस प्रकार की स्थिति थी। किंतु उसके जो दुष्परिणाम सामने आए, वो दुष्परिणाम अगर हम एकात्मिक दृष्टि लेकर चलते तो इस प्रकार से हमको आज जिस प्रकार से किसानी खेती पर जो गंभीर संकट आ गया और उसके ऊपर नहीं जाते। आप लोग सोच रहे होंगे कि पशु आरोग्य की बात चल रही है और इस प्रकार की केवल खेती की बात मैं कैसे कर रहा हूं, मगर जब हम एकात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हमको इन बातों का विचार करना ही पड़ता है। और इसका विखंडित विचार हमारे यहां हो गया। केवल खेती का विचार हो गया, केवल पशु आरोग्य का विचार हो गया, केवल मनुष्यों का विचार हो गया। सब अपने अपने पृथक दृष्टि से सोचने लग गए। और यह पृथकता तो यहां तक आ गई है कि हमारे देश में अभी पशुओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आती है बात कि पशुओं को आप कृषि से अलग करते हुए कैसे देख सकते हैं। पशु यह कृषि खेती का एक अभिन्न अंग है, और आज भी किसानों की आय दुगनी करने संबंधित जो बातें आ रही है, इन बातों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच करके अभी बात आ रही है कि जिसमें मछली पालन भी है, सुअर पालन भी है, दूध का व्यवसाय भी है, मुर्गी पालन भी है, और इन सब बातों को एकत्रित करते हुए हमको खेती करेंगे तो उसमें से किसान के आय दुगनी करने का एक आसान रास्ता हमको दिखाई देगा। यानी इसका एक एकात्मिक दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर ही हमको चलना पड़ेगा। और यह बात हमारे देश में पहले से ही चलती हुई आ रही है। हमारे देश का वर्णन हम बड़े गर्व से करते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब जीडीपी के हिसाब से देखते हैं तो 13-14% का हिस्सा हमारा है, मगर हम जब कृषि प्रधान की बात करते हैं तो कृषि प्रधान की बात करते समय हमको उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी हो रही है उसके आधार पर कोई भी अर्थव्यवस्था का और हमको सही आकलन होता है। तो आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार का सृजन ये खेती से हो रहा है। मैं बीच में कुछ आंकड़े देख रहा था, तो आंकड़े देखते समय मुझे ये जानकारी मिली कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधित रोजगार जो है इसका प्रमाण लगभग 80% आज भी है। ये तो ठीक बात है, समझ में आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में,
मगर उसमें जो आंकड़ा दिया था उसके ऊपर मुझे विचार करने के लिए बाध्य कर दिया कि उन्होंने ये कहा था कि मुंबई, दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे बड़े महानगरों में भी कृषि संबंधित आज का जो रोजगार है ये 45 से 50% तक जाता है। इसमें अनाज का व्यापारी होगा, सब्जी का व्यापारी होगा, उसकी ढुलाई करने वाला होगा, खरीदने वाला होगा, ऐसे सब प्रकार के अगर उसमें जोड़ देते हैं तो 45 से 50% इन महानगरों में भी कृषि संबंधित व्यवसाय आज भी चलता है। इतना बड़ा इसका महत्व है। हम लोग इसलिए कहते हैं कि हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, मगर मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ये कहना ये अर्ध सत्य है। हमारा देश कभी भी कृषि प्रधान नहीं था, हमारा देश कभी भी कृषि प्रधान नहीं था। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था इस प्रकार की थी, गौ कृषि वाणिज्यम इस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। हमारे देश का जब हम आर्थिक इतिहास निकालकर देखते, जो विश्व का आर्थिक इतिहास है उसका अगर 1000 साल का जायजा लेते, हमारे देश में लोगों ने नहीं किया है, विदेशों ने ही किया है, तो उसमें लगभग 1000 साल तक हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पूरे दुनिया में सिरमौर रहा है। उनकी कंपटीशन केवल चीन के साथ में होती थी। हमारे देश में जो आक्रमण हुए विदेशियों के वो 1000 साल तक होते रहे, मगर इतने 1000 साल के आक्रमण होने के बाद में भी जब 17वीं शताब्दी तक आते हैं तो ये ध्यान में आता है, उसका अध्ययन करने के बाद में हम 1/3 इतनी अपनी पूरा जो दुनिया का व्यापार था उसमें 1/3 हिस्सा भारत का था। तो ये कहां से था? इसका आधार क्या था? इसका आधार था गौ कृषि वाणिज्यम। गौ का मतलब है कि पूरा गोवंश, पशुपालन, ये सब पशुपालन, उसके आधार पर खेती, खेती के आधार पर उसके प्रक्रिया करते हुए व्यापार में जाना, एक अपने आप में स्वयंपूर्ण स्वावलंबी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हम लोगों ने उसको चलाई थी। उसके कारण हमारी ये स्थिति थी। बाद में जो उसमें इस प्रकार का टुकड़ों में विचार करने की बात आ गई, उसके कारण आज किसानी खेती की पूरी पद्धति में बदल हो गया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। और इस प्रकार का पैटर्न चेंज होना ही आज की जो समस्याएं सामने आ रही है उसका मूल वहां जाता है। तो इसीलिए हमको जब विचार करना है तो केवल कृषि का विचार करके नहीं चलेगा, तो उसके साथ में पशुओं को भी जोड़ना पड़ेगा। पशुओं का खेती के दृष्टि से कितना महत्व है इसका मैंने सब लोगों को विशद करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर इस चक्र की व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि खेती में जो अनाज पैदा होगा, जो फल पैदा होंगे, वो फल तो मनुष्यों के लिए काम में आएंगे, मगर जो अपशिष्ट बचेगा वो अपशिष्ट जानवरों के लिए काम में आएगा। जानवर उसका फिर गोबर देगा, उस गोबर का फिर से खेती की जो जमीन है उसकी समृद्धता करने के लिए उसका उपयोग होगा। इस प्रकार का चक्र जो खेती के साथ में जुड़कर जब जानवर रहते हैं तो उसका हमको दिखाई देता है। और इस प्रकार का चक्र जब तक आबादित था तब तक हम देखते हैं कि हमारी जो एक निरंतर प्रगति की बात थी, आर्थिक व्यवस्था में हमारा जो बढ़ने का काम था वो उस प्रकार से चलते हुए दिखाई देता है। तो इसलिए पशु आरोग्य यह हम सब लोगों के लिए उतना ही चिंता का विषय होना चाहिए जितना हम मनुष्यों के आरोग्य की चिंता करेंगे या खेती के आरोग्य की चिंता करेंगे। क्योंकि यह सब जैसे सुनील जी ने बताया कि यह परस्पर पूरक बातें हैं। एक दूसरे का विचार करते हुए हम नहीं चल सकते। एक दूसरे का विचार करेंगे तो उसमें आधा अधूरा विचार होगा। एक दूसरे के साथ में जुड़कर इस प्रकार की बातें हैं और इन सब बातों को लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे परंपराओं के आधार पर भी बहुत सारा ज्ञान आज भी उपलब्ध है। जो बातें डॉक्टर कामले जी ने बताई होगी या डॉक्टर योगी जी ने भी अपना कुछ काम किया होगा, बाकी अन्य बैठे हुए लोगों का उतना मेरा परिचय नहीं है, इसलिए इस प्रकार का काम करने वाले अनेक लोग अपने देश में हैं कि जिन्होंने अपने प्राचीन परंपराओं से ज्ञान निकालकर उसको सामने लाया है। मैं अभी बीच में जबलपुर गया था, तो जबलपुर में एक अटारी नाम की संस्था है, कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम करती है, ICAR की संस्था है। उसका काम रहता है कि जो नई नई प्रकार की
कृषि के संबंधित तकनीक आती है उसका एक्सटेंशन करना, और वो एक्सटेंशन करने के लिए केवीके के माध्यम से करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब अपने देश में हल्दी के पेटेंट की बात आई थी, नीम के पेटेंट की बात आई थी, तो डॉक्टर मार्शल जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ था और पूरे देश में ऐसा भारतीय पारंपरिक ज्ञान क्या है इसको संग्रहित करने की बात उस समय चली। उसमें कृषि क्षेत्र में भी, पशुओं के संबंधित भी इस प्रकार की सब जानकारी एकत्रित करने की बात बड़े प्रमाण में हुई। उसमें पूरे देश भर में केवीके के माध्यम से किसानों को जो इस प्रकार के तकनीक का उपयोग करते अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, उसका संकलन किया गया। उसमें सभी जानकारी एकत्रित की है, वो किसान कौन सा प्रयोग करता है, क्या उपयोग करता है, इस प्रकार से, और उसके 9 वॉल्यूम प्रकाशित किए। केवल यहां तक नहीं रुकी आईसीआर ने और एक काम किया कि उसमें से कुछ छांटकर प्रयोग उन्होंने निकाले और उसका आज के साइंटिफिक तरीके से उसका वैलिडेशन भी किया। यानी इतना बहुत बड़ा काम आईसीआर ने किया, मगर दुर्भाग्य आज है कि वो सभी काम जो है वो धूल फाक रहा है। मैं गया था तब उन्होंने मुझे वो सब दिखाया काम, तो मैंने बोला इसका काम हम करेंगे, हम किसानों के माध्यम से इसके प्रयोग करेंगे। हमारे पास में ऐसे किसान हैं कि जो अपने पशुओं के बारे में चिंता करते हैं, कुछ प्रयोग करके देखते हैं, उनको हम ये सब देंगे और अपने अपने क्षेत्र में इसको करके देखेंगे। तो ऐसी जो पारंपरिक ज्ञान हमारे पास में है, इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज, तो इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज आईटी के जो है ये इसका आज बड़ा महत्व है। और सब हम पशु आरोग्य के बारे में सोचते हैं, तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि होम्योपैथ में इस प्रकार की दवाइयां हैं कि जिसके कारण बहुत कम पैसे में उसका इलाज हो जाता है। आज किसानों का खर्चा कम करने की दृष्टि से ही नहीं केवल, बल्कि सही मायने में कोई भी उसके साइड इफेक्ट न होते हुए पशुओं का आरोग्य ठीक होना, ये हम सब लोगों के लिए आज की समय की बड़ी आवश्यकता है। तो जब हम इस प्रकार की बातों का विचार कर रहे हैं तो इन सब बातों को मिलाकर हमको विचार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से आज की जो पहल हुई है, ये पहल बहुत ही अच्छे प्रकार से हुई है। बाकी सब बातें हमारे डॉक्टर साहब के कथन में आ ही गई है, इसीलिए मैं उसको कोई ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मगर मेरे मन में 1-2-3 बातें आ रही है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। आज की जो हमारी चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको और व्यापक करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारा देश इतना विविधता से भरा हुआ है। जो मैंने अभी आईटीके की बात की, इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की है, तो ये अलग अलग विभागों में जलवायु के अनुसार अलग अलग प्रकार से हमको दिखाई देता है। तो हम इस प्रकार की चिंतन बैठकों का क्रम आगे चलकर क्या इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि अलग अलग हिस्सों में हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन का विचार करें, या फिर देश के 4 कोनों का विचार करें और उसके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, मध्य, ऐसे अलग अलग हिस्सों को सोचते हुए वहां के इस प्रकार के लोगों को एकत्रित करते हुए, वहां के एक्सपर्ट को एकत्रित करते हुए इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए, ऐसा लगता है। वहां के इस विषयों में जो किसान काम करते हैं, ऐसे किसानों को, ऐसे कृषि वैज्ञानिकों को, वेटरनरी एक्सपर्ट को, जो वैद्य लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को इसमें एकत्रित लाना पड़ेगा और ऐसे वहां के इस प्रकार से अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए जो काम करते हैं, ऐसे सबको एकत्रित करना चाहिए। तो ऐसे 4 दिशाओं में अगर हमारी बातचीत हो जाएगी तो उसमें से फिर हमारा एक पक्की दिशा इस काम को कैसे करने इसकी तय होती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए हम सब लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार से कुछ मेहनत करने के लिए और इसमें जो भी सहकार्य करना है, तो उस समय उस क्षेत्र का और भारतीय किसान संघ की भी मदद आप लोग लेकर कर सकते हैं। भारतीय किसान संघ भी इसमें आगे आकर आपकी मदद इसमें करेगा। और जब हम करेंगे तो हमको कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बहुत बार अपने देश में ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में संस्थाओं का और सामने आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत चमक दमक का काम हो जाता है, प्रचार प्रसिद्धि का काम हो जाता है और लोगों को लगता है कि काम हो गया अपना। मगर हमारा जो काम है
ये एक मूलभूत काम है। जैसे मैं देख रहा था डॉक्टर हर्षद पंडित जी कि इतनी बड़ी काम है मगर किसी को कोई ज़्यादा जानकारी में नहीं है, मगर अपना अंदर रहते हुए काम करते जा रहे तो उसका एक अपना प्रभाव है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं तो डॉक्टर साहब का इतना बड़ा काम होम्योपैथी की दृष्टि से, पशु आरोग्य की दृष्टि से है, तो ये सबके सामने लाने की आवश्यकता तो है। मगर जब तक हमारी पूरी तैयारी नहीं होती है, हमारे विचारों को हम परिपक्व बनाकर उस कुछ मुद्दे पर सब लोग मिलकर सहमति नहीं बनती है, और जिस प्रकार से हम ये चारों दिशाओं में कार्यक्रम करेंगे, और भी कुछ कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे, उसमें अच्छा गहराई का और चिंतन हमारा हो जाएगा, तो उसमें से हमारे मन में भी उस विषय के बारे में एक सुस्पष्ट कल्पना बन जाएगी। तो फिर उसके आधार पर हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना और भी हमारे इस सब काम के लिए सार्थक बनेगा। तो जब तक हमारा इस प्रकार का एक चिंतन निकलकर उसमें से सुस्पष्ट इस प्रकार का ध्येय, सुस्पष्ट इस प्रकार का मार्ग हमारे सामने नहीं आता है, तब तक कोई संस्था वगैरह करने का और उसका कुछ नाम वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इसके कारण हम अलग अलग लोगों को जोड़ते रहे, मगर हम सबके परिचित जो है इस विषय के लिए काम करने वाले हैं, इस प्रकार से काम करने वाले हैं कि जो पशु आरोग्य को ध्यान में रखते हुए मगर इसका सभी के साथ में संबंध जोड़ते हुए काम करने वाले हैं। पशु आरोग्य हमारा फोकस रहेगा, मगर इस फोकस के साथ में कृषि का आरोग्य, मनुष्य का आरोग्य और इन सबकी मिलकर एक अर्थव्यवस्था की बात, इस प्रकार के विषय को लेकर हमको चलने की बात करनी होगी। और इस प्रकार की जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से आज का हमारा जो प्रयास है यह हम सब लोगों को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से उपयोगी रहेगा, ऐसा लगता है। इस सब दृष्टि से आज हम भले ही इस प्रकार से कम संख्या में दिख रहे होंगे, मगर निश्चित रूप से जैसे गंगोत्री से गंगा शुरू होती है तो उसी प्रकार से आज इस चिंतन वर्ग के माध्यम से हम पशु आरोग्य के तरफ एक समग्रता का दृष्टिकोण लेकर चल पड़े हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रवाह में जो आज कृषि किसानी की समस्याएं हैं, यहाँ तक ही नहीं तो बल्कि इस पूरे देश में जो आज एक कुंठा आ गई है आर्थिक दृष्टि से, ये दिखाई देता है। प्रगति हो गई है, बहुत सारी आर्थिक प्रगति हो रही है, मगर आज की जो प्रगति हो रही है आर्थिक, ये जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। और जब जॉबलेस ग्रोथ हो जाती है तो उसके साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। बहुत बार मन में ऐसा आता है कि समाचार पत्र खोलने के बाद में अनेक प्रकार के जो अपराध है, ये अपराधों का ही चित्र उसमें दिखाई देता है। चाहे वो हम जिसको पूज्य मानते हैं ऐसे महिलाओं के प्रति के होंगे, चाहे वो आर्थिक के होंगे, चाहे वो नैतिक होंगे, इस प्रकार के अनेक अपराधों का दिखाई देता है। तो कभी कभी मन में विचार आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ हम प्रगति के तरफ बढ़ रहे हैं, मगर आज भी युवा इस प्रकार से है कि जिसकी सोच इस प्रकार से बदलती है और उसको काम नहीं है तो वो कोई ना कोई तो भी दूसरी काम करेगा ही। तो इस बात का भी उत्तर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का समग्रता की बात हम लेकर चल रहे हैं, उसी में से भी इसी के कुछ उत्तर हमको मिल जाएंगे और पूरे देश को ही हम एक नई दिशा इस पशु आरोग्य के समग्र चिंतन में से दे सकेंगे, ऐसा मुझे स्वयं को लगता है। तो इसी विषय को लेकर हम सब लोग आगे बढ़े। फिर से एक बार इसके आयोजकों को मैं धन्यवाद देते हुए, मुझे भी अपना विचार रखने के लिए यहाँ आपने निमंत्रित किया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। आगे बढ़ाने जाएंगे तो हमको बहुत प्रशिक्षित बोलो, बहुत परीक्षित, बहुत जांचे परखे हुए अच्छे पशु वैज्ञानिक और जो इसमें काम भी कर रहे हैं, तो उनको हमको समझना पड़ेगा। और वो विधियां जो चल रही है, कुछ गौशालाएं भी कर रही हैं। कल मैं आज जो यहाँ आया तो अहमदाबाद से आया, वहाँ पर कुछ गौशाला में जूनागढ़ भी था। तो हमारी वैद्य है नंदिनी भोजर, मुख्य वैद्य आयुर्वेदिक वैद्य हैं। उनके घर के कुत्ते को 2.5 साल पहले कैंसर हुआ और डॉक्टर्स के हिसाब से उसको मरना, दूसरा कोई उपाय है चीज़। अपने ही केंद्र के पंचगव्य घृत पर वो बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है। वो डॉक्टर्स को इतनी प्रेरणा हो गई कि उन्होंने फिर आसाम तक उसका रिसर्च का काम आगे बढ़ाया हुआ है। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स अलग अलग यहाँ भी कर रहे हैं, आसाम के साथ में चल रहा है। एक बहुत खतरनाक रोग होता है, क्योंकि ये सब बहुत जानलेवा है, नहीं पूरे एपिडेमिक जिसको बोलेंगे। कैंसर तो वैसे ही खतरनाक है, सब जगह सब फैलता है। प्राणियों में गोवंशीय पशुओं, मतलब भैंस बकरी है, किसी में भी होता है खुरपका मुंह पका, फुट एंड माउथ डिसीज, ज़्यादा करके गाय और भैंस में ज़्यादा होता है, क्योंकि सब पशु वैज्ञानिक देखते हैं। और वो भी लाइलाज बोला गया है।
अब वैद्य चूँकि ये सब काम करते हैं तो वो बड़ी चिंतन करते हैं कि क्या है ये, किस तरह से होता है। तो देखा है कि ये वायरल अटैक, तो धुआं तो इसको रोका जाए, मतलब इसके पहले रोकथाम जो आयुर्वेद में है, जैसे हम उसका कुछ सामग्री का है ना, कुछ कैन्स वगैरह करते, निर्जंतुकीकरण करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, तो इसको भी धुआं किया जाए। गोमूत्र अर्क का उससे जख्म धोई गई, और जात्यादि घृत का, कहीं गंधक घृत का उपयोग किया उसकी जख्म को भरने में। लगभग मैं 100% बात कर रहा हूँ। FMD, फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका, मुंहपका, हम मराठी में तोंडकोरी, पायकोरी, पूरी नियंत्रण में। वहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति वगैरह आते रहते, वो भी हतप्रभ थे, हमारे इसमें संभव नहीं था। लगभग 3 साल पहले एक बैल आया, उसको इतनी जख्म थी, 1.25 फीट गहरी, लगभग पूरा हाथ अंदर जाएगा, क्योंकि वो किसी बैल ने मारा तो पूरा अंदर, डॉक्टर्स की भाषा में खड़ा नहीं हो सकता। उसको एक बार में आधी धोती लगती थी, सूती धोती आधी, उसमें जात्यादि घृत आधा किलो एक बार में उसका ड्रेसिंग करने को। मतलब मैं इसलिए, चूँकि हम सब प्रबुद्ध जन है, हिसाब लगाएं, मतलब हिसाब तो नहीं लगाना, लेकिन जानकारी के लिए पता रहे, 1.5 लाख तक की ना इतनी चीज़ें, जात्यादि घृत, और वो सब धोती तो इधर उधर से लाते थे मांग के, जो भी करते थे। 3 महीने में, 2.5-3 महीने में बैल पूरा खड़ा हो गया, इतनी आंगली जानी बंद हो गई। वहाँ के अभी असिस्टेंट कमिश्नर है डॉक्टर पोहरकर, उस समय हमारे वैद्यों की गोष्ठी थी, बोले ये शोध पत्र तो मैं प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि उन्होंने देखा, सारा अनुभव किया था। बोले हमारी पैथी में संभव नहीं था। ऐसे ही अन्य तरह तरह के रोग चल रहे हैं गोवंशीय, इसमें जैसे कैंसर की इसकी बताई। बस्ती हमारी वैद्य बहुत बार गोवंश को भी, यानी जो हमारे में हम पंचकर्म करते हैं, तो गोवंश को भी बस्ती दी गई, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं जब गाय गोमूत्र करती है तो बैल बछड़े भी गोमूत्र लेने को, पीने को भागते हैं। तो ये सब हर एक संकेत हमारी पारंपरिक पशु चिकित्सा पर जाता है, उसको स्थान देना, उसको समझना। अभी एक बहुत बड़ा खतरनाक, क्योंकि योगी जी चूँकि ये सब काम से हम लोगों को, यही सब लोग प्रेरणा के स्रोत है, हमारे सब जो साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, कि अंग्रेजों ने लगभग, यानी अंग्रेजी ये जो जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन विदेशी गोवंश आए, इसने 100 से ज़्यादा रोग लाए, उसमें ब्रुसेलोसिस, रेंटरपेस्ट, थैलियोरिसिस, लिस्टीरिया, कई तरह के, मतलब बड़ी लंबी श्रृंखला है। और उसमें बहुत खतरनाक स्थिति, जैसे ब्रुसेलोसिस है, भारत का बहुत अच्छा गोवंश बहुत बड़े प्रमाण में ब्रुसेलोसिस से ग्रस्त हो गया। और फिर अब वही बात आ गई, ये सब अंग्रेजी जिसको बोलते हैं कि उसकी पद्धति पे, तो ये बता देते इसमें कोई संभावना नहीं है, या ब्रुसेलोसिस। कल मैं देश की बहुत अच्छी, विश्व की अच्छी गौशाला है गोपाल सुधारिया, उनके मैं 3 दिन से मैं रुका हुआ था, 18 तारीख रात से, फिर कल जूनागढ़ परसों गया था। उन्होंने अपने यहाँ नागपुर के केंद्र पर ब्रुसेलोसिस के ऊपर उपचार, एक तो गोमूत्र अर्क से डॉक्टर कैलोरी वहाँ रहे हैं, मेस्टाइटिस और ब्रुसेलोसिस दोनों पर, नितिन कुरकुरे दोनों ने काम किया, काफ़ी नियंत्रण, काफ़ी चीज़ें ध्यान में आई। अभी गोपाल जी सुतारिया ने पूरे फॉर्मुलेशन बनाए हैं, कल उसी में हमारी बातचीत हो रही थी, उनको भी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध लोग बुला रहे, जा रहे, तो ब्रुसेलोसिस लोगों को लगा ये तो कुछ नहीं, उन्होंने फॉर्मुलेशन को दिखाए, परिणाम दिखाए, उनके सब तरह की, वो दुनिया भर की लाइजा से लेकर क्या टेस्टिंग होती क्या नहीं, सब में वो, यानी पॉजिटिव वाले को निगेटिव कर दिया। तो ये सब परिणाम, इनको संकलन करना एक बात, दूसरा इसका अभ्यास करना, क्योंकि गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र के साथ वास्तव में अच्छे, प्रामाणिक और समर्पित, क्योंकि वैज्ञानिक पूरा विश्लेषण के साथ ये चीज़ों को समझें, इनको परखें। इसकी बहुत लंबी, मतलब जो बोलते हैं श्रृंखला है, कि इसमें जो कार्य चलते हैं, यानी इसको हम प्रयास करते हैं हमारी तरह से, कि हम इसका जो बोलते हैं कि एनालिसिस या जो कुछ भी काम हो सकता है, अच्छे वैज्ञानिकों ने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए छोटे रूप में, जैसा भी है, जैसे ब्रुसेलोसिस पर, इस पर कि इसमें क्या देखा गया, क्या हुआ, मेस्टाइटिस पे क्या, लेकिन उसको विस्तार देने की क्षमता, क्योंकि हमारे लिए वो एक वास्तव में बहुत अतिरिक्त विषय है। हमारा 2 मुख्य विषय होता है, गोवंश आधारित खेती और पंचगव्य आयुर्वेद, जो मानव चिकित्सा, ये 2 मुख्य, और देशी नस्ल उसमें, चूँकि उसके माध्यम से करेंगे। ये 3 के बाद ये सब वो ऊर्जा के अलग अलग विषय, वो सब जिसको बोलते हैं पीछे के नंबर में आते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी व्यवस्था, और उसको फिर मॉनिटरिंग करना, उसको देखना, ध्यान में है, करना है। लेकिन ये जो हमारा मंच है, हम जो शुरुआत कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे साथ रामस्वरूप जी चौहान, बरेली के, एक बार संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, कार्यवाहक निदेशक भी रहे, यानी IVRI के। उन्होंने तो शालिहोत्र जयंती शुरू की, कि शालिहोत्र जी बोले पहले पशु चिकित्सक विश्व के शायद रहे होंगे, उसका तो अभ्यास, बोले उनका भी लोगों के पास कुछ जानकारी नहीं, तो उनका ये प्रयास रहा कि हम इसको
थोड़ा बहुत दक्षिणकर जी काम कर रहे थे या अन्य बाकी वैज्ञानिक, तो अलग अलग स्थानों पर छिटपुट जिसको बोलेंगे काम हो रहे हैं, होते रहे हैं। लेकिन इसका सही डॉक्यूमेंटेशन, इस पर एक एक टीम, मतलब हम जब ये कम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमको बहुत जल्दी इनको चिन्हित करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने यहाँ चिंतन बैठक, अभी इसी महीने 8-9 तारीख को देवलापार में हमारी चिंतन बैठक हुई, वो गोवंश के सारे विषय को लेकर, क्योंकि वो विज्ञान अनुसंधान केंद्र लगभग 23 वर्षों से कार्यरत है। देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बोलेंगे, बड़ी स्पष्ट चीज़ है। अभी जैसे हम पंचगव्य आयुर्वेद की समिति, मैं उसमें सदस्य हूँ, हर्षवर्धन जी अध्यक्ष हैं। 2016 के दिसंबर में हमने पहली बैठक ली, यानी उस बात को अब 1.5 साल हो जाएंगे अगले महीने। इस समय तक हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाए। एक बैठक और उनके साथ हो गई, बाद में कुछ बीच में चर्चा फर्चा जो भी चलते रहा, यानी जैसे बोलते हैं सरकारी तंत्र और उसकी जो सारी जटिलताएं बोलो, जो भी समस्याएं, उसके प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग ये वो। अभी हम जीव जंतु कल्याण बोर्ड में उसकी अपनी स्थिति जो भी है, हमने चिंतन बैठक इसलिए कि ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, इसमें ये विषय तो ज़्यादा आ ही नहीं पाया है वो, चूँकि उसमें विषय 2 दिन में इतने सब तरह तरह के थे, तो हमको इसके लिए हमारी एक बहुत मजबूत टीम, थोड़े सब राज्यों का सर्वेक्षण उसमें क्या कर रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट में सुदेश गायधन है वरिष्ठ अधिकारी, आयुष जो सरकार का विभाग है, और CCRS 2 चीज़ें हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा। तो उन्होंने तंजावुर वगैरह इतनी मोटी संकलित करके पूरी वो जमा की है। जैसे अलग अलग पुस्तकें आती है, पशुओं की सिद्ध वनौषधि, में जानबूझ के यहाँ लाए, इतनी मोटी, कम से कम 600 से 600 पन्ने होंगे। काफ़ी अच्छा है, पूरा संकलित किया, अच्छा अभ्यास किया, पर मतलब उसको ज़्यादा प्रकाशित नहीं, वो अपने रूप में जितना भी, जैसा अभी बता रहे थे कि वो हमारे दिनेश जी की कुछ वहाँ पर उन्होंने जो अटारी का बताया कि धूल खा रही है ना, कुछ प्रकाशित किया। तो ऐसी चीज़ें सामने हैं, इनको आजमाया जाए, अपनाया जाए, और जो चीज़ें प्रचलन में आगे बढ़ गई है उसको ज़्यादा लोगों तक ले जाया जाए। यानी मल्टी लोकेशनल, जिसको ट्रायल बोल सकते हैं, ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा अलग क्षेत्र में इसके प्रभाव, इसको देखा जाए। और जो बहुत सरलतम विधियाँ हैं, जैसे अभी होम्योपैथी की बात हो रही, होम्योपैथी के किट के लिए विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा के गौशाला के सम्मेलन में कुछ जगह जो काम कर रहे थे, सावला जी हमारे उन किट को लेकर कई जगह में बांटे उनको, मतलब आपके जैसे कुछ डॉक्टर स्थानीय इंदौर के आसपास से जहाँ भी कर रहे थे। तो ऐसी जो सही ढंग की विधियाँ आ गई हैं, जिस पर कुछ न कुछ काम कुछ स्तर पे आगे बढ़ गया। जैसे हमने जख्म भरने का देखा, जब मनुष्य में देख रहे थे जात्यादि घृत का, तो नागपुर के बड़े अच्छे डॉक्टर सर्जन, बहुत विदेश में बहुत सालों तक रहे, विनय गोवर्धन जी, अभी शायद 85 के ऊपर होंगे, उन्होंने बताया सोफ्रामाइसिन से जात्यादि घृत 700-800 गुना प्रभावी है, 700 to 800 टाइम्स। मैं पहले नहीं बोलता था, मैं बोला मैं किसी को बाहर बोलूँगा तो ये बोलेंगे कुछ भी बात करते हैं क्या। एक्चुअल में उसकी जैसे बोलते टिश्यू फॉर्मेशन बोलो या इम्यूनोस्टिमुलेंट एक्टिविटी, कोशिकाओं का संवर्धन बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जब देखा, डॉक्टर्स परेशान थे कि जो 1.5 महीना वो सोचते थे वो 8-8 दिन में जख्म भर रही है। और यही चीज़ प्राणियों में हो रही है कि जख्म भरने का काम उस जात्यादि घृत से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हमारे तो संयोग ऐसा है कि लगातार गोवंश पकड़ना, ये चूँकि गोवंश वहाँ हम ऐसे स्थान पे हैं, मध्य प्रदेश का सीमा है, नागपुर वैसे ज़िला है। अभी हमने इसी 15 तारीख को भी 46 छुड़ाया, तो 4 चले गए बैल। उसके पहले 10 मार्च को, ऐसा नहीं, लगातार पिछले साल भर 550 के ऊपर गोवंश छुड़ाया है। बहुत जख्म वाले आते हैं, डीप वुंड्स ज़्यादा भी लगी होती है, अधिकतम उपयोग इनका करते हैं और बहुत जल्दी पूरी राहत मिलती है। इसी में कुछ अलग अलग, जैसे वो खिलाने वाले, क्योंकि मैं वो सब विधियाँ एकदम सब चीज़ें इतनी स्मरण में भी नहीं, यानी करते हैं हमारे वैद्य वगैरह, कि प्याज से लेके बहुत पारंपरिक विधियाँ रही है, जिससे उनका खान पान के माध्यम से उनका इलाज यानी उस सामग्री से होता है। तो ये चीज़ें सही परिष्कृत रूप में कि जो पहचानी गई, सिद्ध हो गई, ये विधियाँ, और इसको पहला तो संकलित करना, फिर लोगों तक ले जाना, फिर लोगों के माध्यम से फिर उसको ज़्यादा बड़े स्तर पे, कि कुछ जैसे बोलते हैं यूनिफॉर्म पैकेज बोलो या कुछ ऐसा कुछ हमको नियमित करना पड़ेगा। और इसके ऊपर कुछ अच्छे वैज्ञानिक, और फिर उसका आगे तक पूरा लिंकेज जिसको बोलते हैं। अभी उन्होंने खुद रामस्वरूप जी ने कुछ ऐसी दवाएं, कुछ जैसे आजकल प्रोबायोटिक्स या कुछ अलग अलग चीज़ें तो बनाई हो, कर रहे हैं। लेकिन ये छिटपुट काम जो चलता है, इसको थोड़ा पूरा आकार देना, पूरा सही स्वरूप देना,
तो ये हमारी प्रासंगिकता बहुत बहुत आगे जाएगी। तो हमने इसके अंदर इसमें जो अभी उदाहरण के लिए यहाँ पर ही हैं, बड़े अच्छे वैद्य हैं, मैंने मानव की चिकित्सा में बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे आशुतोष जी पाटनकर, आपका कभी शुक्रवार पेट में संतोष जी का कभी संपर्क आया होगा, काफ़ी अच्छे वैद्य हैं। मैं भी पिछली बार चूँकि हमारा योगेश वैद्य जत सांगली, तो उन्होंने बताया वो काम कर, तो उन्होंने एक बड़ा मार्मिक को बता दिया, मुझे याज्ञवल्क्य के स्मृति में है, पंचगव्य से कर्मक्षय होता है। पंचगव्य की औषधियाँ लेते हैं तो जैसे मनुष्य में प्रभाव देख रहे हैं, चिकित्सा में उसके साइंटिफिक टूल्स है, उसका एनालिसिस जब देख रहे हैं उसमें जैसे गोमूत्र अर्क में वोलाटाइल फैटी एसिड, कई तरह की चीज़ें मिल रही है, लेकिन उसके साथ वो जो अतिरिक्त बात है वो बहुत ज़्यादा महत्व की है कि कर्मक्षय का प्रावधान। अभी शंकराचार्य जी उसमें थे, चिंतन बैठक में 3 दिन थे कर्नाटक वाले, बोले ये बात बहुत महत्व की है। मतलब पंचगव्य गोवंश से आई औषधियाँ, वो जैसे उसमें अस्थिगत दोष की बात आती है, आयुर्वेद का जो श्लोक है कि अस्थिगत दोषों को नष्ट करता है, यानी हड्डी के बोन मैरो के बोलो ऐसे, तो ये जो चीज़ उसकी है कि वो अस्थिगत दोषों को या बाकी उसके कर्मशय की व्यवस्था, तो पंचगव्य आधार पर हम पशु पक्षी प्राणी की भी चिकित्सा कितने अच्छे स्तर पर और क्या क्या अलग अलग मापदंड कौन सी चीज़ों में कर सकते हैं, उसको सूचीबद्ध करके आयुर्वेद के अलग बाकी जड़ी बूटियाँ बाकी सबका उपयोग करेंगे, तो इसको एक हम अच्छी एक विधा विकसित कर सकते हैं। इस पर पहला काम तो हमारा है कि संकलन करें हम, मतलब सब चीज़ों को जोड़ें। ये जो बिखरा हुआ देश भर में है, अब गोपाल जी ने वो फॉर्मुलेशन वो कई लोगों को देना शुरू किया, बहुत कम, क्योंकि उन्होंने बताया कि ब्रुसोलिसिस का थोड़ा बड़े स्तर का यानी जो पैकेज हो रहा दवाई का, तो वो 10-1 हज़ार तक, क्योंकि ब्रुसोलिसिस गिर की गाय हो जाएगी तो आजकल लाख रुपए तक के भी गाय हैं, तो बोले थोड़ा समर्थ है वो तो करेगा, लेकिन अभी उन्होंने 600-650 तक का भी उसका पैकेज है, उतनी कीमत आया नहीं, कम से कम कीमत उसके अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, ज़्यादा जगह पर आजमाना पड़ेगा। कुछ लोग कोई जैसे गोविज्ञान की बात है तो गोविज्ञान कहीं पर उसमें कोई गोपनीयता नहीं रखते हम, वो सबके लिए खुला है जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो वो क्योंकि पेटेंट्स भी इसलिए किए गए कि वो समाज के लिए, वो एकाधिकार के नहीं थे, लोकाधिकार के लिए थे, बहुत स्पष्ट चीज़ है। तो इनको हम लोगों तक जल्दी ले जाएं, क्योंकि जैसे दिनेश जी चिंता व्यक्त कर रहे थे, किसानों की जो स्थिति है कि वो परेशान रहता है, त्रस्त रहता है, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहा है, कई चीज़ें में मतलब उसको खर्च ही खर्च बढ़ते जाता है। हम उसको खर्च से एकदम मतलब उसको सुरक्षित कर दें, उसको स्वस्थ सहज स्थिति में, उसका खर्च लागत कम हो जाए, और हमारी इन चीज़ों को, अभी हमारे संघ के गोसेवा प्रमुख है शंकर लाल जी, उनके तो शायद मौखिक रूप से इतनी सारी बातें होती है, मैं तो 10-5 की चिंता करता हूँ, वो पारंपरिक ऐसी जैसे बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, कम से कम 25 से ज़्यादा नुस्खे ऐसे होंगे कि जो लगातार, कभी वो बच्चादानी, जैसे हमारे यहाँ एक गाय हम कर रहे हैं उस पर इलाज, बच्चादानी बराबर बाहर आती लगातार बहुत बार, उस पर 3 साल से आयुर्वेदिक औषधियाँ, उसमें 4-5 चीज़ें, मेरे को एकदम फॉर्मुलेशन भी ध्यान नहीं है, वो लगभग होना बंद हो गया है। गोपाल जी ने इस तरह किया है कि जिसके गाय खड़ी नहीं हो सकती थी, 3-3 बार बछड़े बाहर आ गए, उस गाय ने बहुत सारे बछड़े बाद में यानी 2-3 साल से स्वस्थ हो गई, और गाय भी स्वस्थ, बछड़े भी स्वस्थ, और पूरा यानी केवल उसमें निगेटिव आया ऐसा नहीं, उसके परिणाम उतने ठीक हो गए। तो ऐसे परिणाम आ रहे हैं, ऐसे परिणाम जो बहुत सही अच्छी जगह पर, इसको हम देखें, वहाँ पर कोई ना कोई हमारी व्यवस्था ऐसी रहे। और इसमें अभी जैसे हम कर रहे हैं, अभी हमारे योगी जी प्रशांत जी हैं, इनकी सर्विस की या जो भी कार्य होते, कोई पारिवारिक के सब लोगों पर जिम्मेदारी होती है। अब उनकी बहुत बार मैं जब बातचीत करता हूँ तो फिर उनका वास्तविक समस्या रहती है कि भाई सबके जैसे कोई अच्छी स्तरीय नौकरी या जो भी काम रहा, मतलब आर्थिक चिंता नहीं रहे, तो फिर वो अन्य काम में समय दे सकते हैं, या तो जो सेवानिवृत्त हो जिसका बहुत प्रबल सेवा भाव वो करेगा, नहीं तो फिर हम बैठक में मिलेंगे और फिर वो काम थोड़ा धीमे हो जाएगा या फिर वो छूटेगा पीछे, वो नहीं चल सकेगा। हमको उसकी भी प्रावधान की व्यवस्था है ना, उसमें हम कोई कभी हो सकता है कि युवा पशु वैज्ञानिक या किसी को पूर्णकालिक लगाना है, किसी को कुछ उसमें मानधन की कुछ व्यवस्था, कुछ भी करना है, ये सब करना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके कभी कभी कमजोरी बोलो या उसमें अटक जाती, वो नहीं चलेगा। हमको आज अभी गोवंश का जो गोविज्ञान की बात है, तो वास्तव में देखा जाए तो अभी हम पूरे देश का यदि विचार करेंगे
आप हम जितने बैठे हैं, जैसा बताया माननीय सुनील, हमारी संख्या छोटी, लेकिन सब वास्तव में प्रबुद्धजन, क्योंकि सबका संपर्क संघ की भाषा में लाखों से ज़्यादा का है। अब जैसे हमारे माननीय दिनेश जी तो पूरा देश के किसानों के वो है। अब जब हम इतनी बड़ी व्यवस्था, और सबको ये अंदर से पक्का विश्वास है कि भारत गोवंश आधारित जीवन व्यवस्था पर, संस्कृति पर चलते रहा है, उस पर उस हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन उस गोवंश के लिए शासकीय व्यवस्था में प्रावधान नगण्य बोल सकते हैं। यानी अभी जैसे मैं रिसर्च की बात है, अभी गो विज्ञान सबके थोड़ा सा देश भर में दुनिया में जा रहा है, पेटेंट जो भी होते रहे, देखा जाए तो शासकीय व्यवस्था के प्रोजेक्ट प्रपोजल जैसे होते हैं कि उसको प्रस्तुत किया, फिर उसको मंजूरी हुई, फिर आगे बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। अभी जैसे गो विज्ञान की है गतिविधियाँ और ये सब हुआ है, ये सब ऐसे लगातार 2-3 बार प्रकाशित किए, 4-5 बार हो गए ऐसे। वो सब वैज्ञानिकों ने स्वैच्छिक योगदान, उनका खुद का उसमें रुझान, और उन्होंने अपने समय में से निकाल के ये सब चीज़ें, यानी वो सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट लिखकर, एक भी प्रोजेक्ट लगभग नहीं है। एक छोटा सा हमने किया था अष्टमंगल घी, उसको पैलेटाइजेशन किया था, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, वो सरकार का DSR का 4 लाख का प्रोजेक्ट, वो ठीक था, उसका अभ्यास एक छोटा विषय। बाकी सारे के सारे, मतलब इतना ही है कि माशेलकर जी ने पेटेंट की सम्मति दी और वो, लेकिन वो शेड्यूल्ड प्रोजेक्ट गोविज्ञान ने लिखे और मंजूर होके ऐसे नहीं है। मतलब ये स्थिति इसलिए बता रहा हूँ कि वो पचड़ा में या वो जो झमेला है, झंझट है, उसके थोड़ा बाहर निकल के हमको, मतलब उसमें जाते हैं तो एक प्रकार से वो भंवर जाल जिसको बोलते हैं, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अभी वो जो पंचगव्य की समिति, स्टीयरिंग कमेटी नाम दिया है, 17 प्रोजेक्ट्स लगभग सवा साल के आसपास आ चुके हैं उनके पास, यानी 52-53 17 शॉर्ट लिस्ट की। अब वो उनके सरकार के विभाग है, DSR DST, इसको कैसे फिट करना है, इसका फिर से टेंडरिंग करना क्या, ये करना क्या, वो करना क्या, वो होते होते शायद ये सरकार इन्हें अगली कार्यकाल आ जाए, ये सरकार जैसा भी रहे, वो प्रोजेक्ट एक भी, वो सब पूछते हैं वैज्ञानिक, इसका क्या हुआ, उसका क्या, हम निरुत्तर कुछ नहीं। तो हमको वास्तव में जब मुकाम पे पहुंचना है तो इस तरह की, यानी यहाँ तक अभी मैं ये सब बातें कर रहा हूँ कि अभी आयुष में हम बात कर रहे थे, आयुष के सरकार के विशेष सलाहकार और विशेष सचिव हैं राजेश जी कोटेचा, मैं सब नाम लेके बताऊँ। तो फंडिंग की बात है, पंचगव्य के कुछ अच्छे स्तर पर, फिर बोले फंडिंग इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें ऐसे। फिर उसमें मेरे साथ एक डॉक्टर था, हमारा कार्यकर्ता है स्वयंसेवक, कहीं विदेश में कई जगह पे वहाँ भी कई समस्या थी, क्योंकि सरकारी तंत्र इस तरह से बोले प्राइवेट फंडिंग, यानी CSR के अंतर्गत, जैसे बोलते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम सरकारी तंत्र हैं, कहीं भी हम अटके नहीं हैं किसी के भरोसे, या बस उसके वो हुआ तो फिर वो रुक गया, रह गया। हमको अपने रास्ते स्वयं ढूंढ के आगे बढ़ना पड़ेगा। शासकीय वैज्ञानिक हो सकते हैं, प्रयोगशाला हो सकती है, उनमें भी रुकावट नहीं है, और उसको कैसा काम को बढ़ता रहे। तो क्योंकि आयुष के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कुछ जिस पर हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी ये सोचा कि अभी ये सब हो सकता है, ये करना पड़ेगा। तो हमको इसके अंदर एक, जैसे बोलते हैं कि सही ढंग से पेशेवर तरीके से पूरा प्रोफेशनल अप्रोच। बहुत बार इन्होंने मुझे बताया कि वो सरकार के ये इंजेक्शन में ये ठीक नहीं है, ये दवाएं आ रही, वो आ रही। मैं लगातार उनको आग्रह कर रहा था कि आप जरा लिख के दे दीजिए सर। यानी हम लिखित रूप से जब ये सब चीज़ों को दस्तावेज रूप में ले जाते हैं, ये सब चीज़ें जो अभी हम कर पाए, तो इसका सबका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसको बोलते हैं, ये सब हमको लगातार बनाना पड़ेगा। सामान्य डिसेंट्रलाइज बोलो, हमारा विकेंद्रित जो सेक्टर है उसमें सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करें कि इसको एक अच्छा स्वरूप और इसकी अच्छी मान्यता और अच्छे वैज्ञानिक इसमें मतलब काम में रहे, परखे हुए इसमें, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें, जैसे अभी ऐसा चल रहा है कि वो ऐसा इंजेक्शन लगाना, ऐसे वीर्य सीमेन देना कि बछड़ियाँ हैं, असंतुलन भी करेंगे। दूसरी बात, वो वैसे टेक्निकली संभव नहीं आगे जाके, क्योंकि क्रोमोसोम का उसके अंदर वो जो डिफ्यूजन है, कुछ ऐसी बात आती है, उन्होंने बताया योगी जो उसके अंदर कि वो आगे नहीं हो सकता हो, मतलब वो बोल देते थियरी में। यानी दुर्भाग्य से कोई भी तरह के पशु वैज्ञानिक हो, कृषि वैज्ञानिक, सरकार को गुमराह करने का कार्यक्रम करो, और गलती से थोड़ा ऊंचे पहुंच गए तो जैसे प्रधानमंत्री या कोई भी, उसको उनको भी लगता है यही कुछ सही बोल रहा है। तो हमको उस पर मात करनी है ना। ये जो बेईमानी के कार्यक्रम चलते हैं, कुछ गलत सलत चीज़ें चलती है, वहाँ ऊपर तक फिर उसको ले जाने का, तो उसको रोकना पड़ेगा। यानी उसकी तरफ हमको सावधान रहना पड़ेगा कि कोई ऐसी गलत चीज़ कहीं पर आगे नहीं बढ़े।
तो इसमें वनस्पति शास्त्र वाले पारंपरिक पशु चिकित्सा जब हम बात करते हैं तो जड़ी बूटियों से लेके सबका अच्छा ज्ञान विज्ञान उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी जो पंचगव्य अन्य औषधियों का जो एनिमल ट्रायल वो जो कुछ करते हैं, कुछ ऐसी जो तरह तरह की पुस्तकें पहले से बहुत जगह की है, हमने कुछ रखी 5-7 वो उन्होंने जो तंजावुर का, इन सबको जैसे बोलते हैं उस पर अलग अलग विशेषज्ञों की एक टीम हम गठित करें, उनकी नियमित कुछ बैठक, और राज्यशाह हम कुछ जैसे क्षेत्र का उन्होंने जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जैसे बताया, उनमें एक अच्छी जो सोच वाले और उस तरह के जो सक्रिय हैं जो उस पर चिंता करेंगे, उनका एक प्रकोष्ठ जैसा, और फिर सबका संयोजन, ये हमको जितना जल्दी हम कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग जब कुछ काम में लगते हैं तो गो विज्ञान का भूमिका स्पष्ट रहती है कि हमारा पीछे बैकलॉग बहुत है। जैसे हम बोलते हैं जब जागे जब सवेरा, अभी इतने साल से, अभी जैसे वो बोल रहे थे डॉक्टर साहब की योगी जी 5 साल से, ये साल से, वो हम अपना कुछ वो स्पष्ट बताया उन्होंने कि पंडित जी ने कुछ योगदान किया तो मैं ये कर पाया। तो अब इतने दिन के बाद तो अभी ये सोचना है कि पिछला बहुत सारा जो इनको मैं कितनी बार संतोष जी को आग्रह करते रहा, क्योंकि वो मिले और जब उन्होंने परिचय पहली बार उनका आयुर्वेद से, मैं पुणे था एक गोष्ठी में थे, बहुत आनंद हो गया कि एक पशु चिकित्सा में भी वैद्य काम कर रहे हैं। अभी बनारस के हमारे गुरु प्रसाद जी सिंह, हमारी परिषद के विष्णु परिषद के गोरक्षा विभाग के कार्याध्यक्ष, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अभी NDDB के गवर्निंग बोर्ड में हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया 2 वर्ष पहले मुझे कि BMS का पाठ्यक्रम लाने का तैयारी कर रहे हैं। मैं तो पीछे पड़ गया, मतलब जल्दी बताओ, क्योंकि देश में अभी हमको BMS कोष्टक में पशु चिकित्सा आ गए तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त कल्याण हो जाएगा, यानी डिग्री ऐसी आ गई। तो अभी वो हुआ नहीं, बोले फिर पीछे पड़ा, सब हुआ, प्रयास कुछ हुआ है, कुछ कर रहे हैं वो लोग, वास्तव में कुछ कर रहे हैं। अभी हमारी दूसरी कार्यशाला आयुर्वेद पंचगव्य आयुर्वेद पे है 18-19 को, अगले महीने बनारस में, सरकार है उस माध्यम से। तो इस तरह का जो चैप्टर एक प्रकार से सुप्त अवस्था में या बंद हो गया है, यानी आयुर्वेदिक वैद्य पशु चिकित्सा में भी पारंगत हों। आज तो समस्या बहुत खतरे की है। इन्होंने जैसे बार बार वो परिचय में बोल रहे थे डॉक्टर साहब, मैं इसलिए ये तकलीफ, अभी आपको शायद पता, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे किसी भी आते हैं, मैं तो बहुत नहीं देखता हूँ, कोई बताते हैं हमको कार्यकर्ता, सारे देश के बहुत बड़ी संख्या के आयुर्वेदिक वैद्य सारे अंग्रेजी अस्पताल में काम कर रहे हैं। उनको सस्ता पैसा 25-30-50, मैं परसों के दिन अहमदाबाद के पास एक अस्पताल जो संस्था का है स्वामीनारायण का, 65,000 उनको एक समय यानी 3-4 घंटे वाले में 65,000 मिल रहा है। अब गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जिनको वैद्य रखने या वो 65,000 तो सोच ही नहीं सकते। तीसरे आसमान की भी बात बहुत मुश्किल होगी। जो बहुत फुल टाइम और पूरे महीना कुछ सोचेगा उसके बाद 3-4 घंटे के लिए कोई होगा समय। अब वो उस आयुर्वेदिक वैद्य को तो आयुर्वेदिक वैद्य पहले रखना है, दूसरी बात पशु चिकित्सा यानी पशु आयुर्वेद, तो हमको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, यानी विषम परिस्थितियाँ हैं। तो हमको ऐसे जुझारू और जो इसके यानी देश की जैसे बोलते हैं आन बान शान का प्रश्न है कि उसके अंदर वो थोड़ा कुछ योगदान का सोचो, उसको उसका सम्मानजनक जीवन रहे, लेकिन वो एकदम आसमान छूता हुआ कार्यक्रम नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ हमको देखना पड़ेगा। अभी वो आए, मेरे तो पता परिचय चला तो हम ढूंढते रहते। मैं अभी सुबह भी था, मैं कातरज डेयरी में था, उधर हमारे वो वेद वासुदेव पत्र उससे सुबह बातचीत हो रही थी। हर जिले में पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, क्योंकि गो विज्ञान का ये विषय बहुत महत्व का है। तो बहन जी, ये तो मेरे को लगा कि चलो एक वैद्य तो अपन जल्दी से, क्योंकि गौशाला वाले इनको जल्दी से काम में लगाते, आयुर्वेद का काम करेंगे, यानी वैद्य को ढूंढते रहते हम लोग। कृषि वैज्ञानिक मिला, पशु वैज्ञानिक, क्योंकि वो ये सब आधार स्तंभ है, वो निर्मल भाव से इसमें काम करे, ये बहुत आवश्यक है। और लगातार करे, 1-2 दिन से नहीं, 4 दिन की चांदनी नहीं चलती। तो ऐसे हमको वैद्य की जो इस विषय के अंदर और ऐसे हमारे प्रकोष्ठ में, और फिर तो राज्य की बात आ रही है ना, क्षेत्र राज्य सब जगह पहुंचना पड़ेगा। तो अभी आप जैसे हैं तो हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक, अभी इन सबसे तो हमारा ये होता है कि वानप्रस्थी, सीधा सीधा संघ की, मतलब मेरी वो नहीं, वो उनका प्रचार वो बोल सकते, लेकिन मैं तो वैसे पूर्णकालिक रूप में, लेकिन मैं आग्रह कर सकता हूँ कि ये सब जब बाहर निकलेंगे तो कुछ ऐसे वैद्यों को हम ढूंढ पाएंगे, ऐसे इनको उसमें लगाना पड़ेगा। अभी जैसे उदाहरण के लिए हमारी व्यासपीठ है, हमारे कहीं पर विश्व आयुर्वेद परिषद है, हमारे संगठन है बहुत सारे, लेकिन वो भी ये सब चीज़ों में उतने, अब जैसे आपको उत्तर भारत की बात बताएं, वहाँ के बड़े बुजुर्ग सब हमारे जो बड़े जिसको बोलते हैं, बोले क्या हो गया पता नहीं, भारत माता का ऊपर का धड़ के ऊपर का वहाँ कुछ अच्छा काम कुछ समझ में ही नहीं आता, बोले कुछ स्थिर और स्थायी काम ही नहीं, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मतलब बड़ी समस्या है। यानी हम ये सब कर रहे हैं, हमको पूरे राज्यों में एक एक वैद्य भी की उस स्तर का की मिल जाए
अभी हम पंचगव्य अगस्त में पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा की चिंतन बैठक आप भी रहे उसमें, देवलापार में निश्चित किया 18-19 को कुछ रहेगी। हम प्रयास करें, भैया जी को मैंने बोला, अभी हम साथ में थे, मैंने कि आप भी रहें। तो हमको ऐसे राज्यों में, राज्य के राज्य अशुद्ध, जिले की बात तो दूर की बात है, राज्य में नहीं मिल रहे जो इसके अंदर विशेषता से, क्योंकि ये ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ है जो आयुर्वेद को गरिमा प्रदान कर रहा है। आज आयुर्वेद, आपको पता है बाहर जो मिलावट चलती है कि च्यवनप्राश में कोई पामोलिन डाल रहा है, कोई गुलकंद में शकरकंद, क्या पत्ता गोभी डाल रहे, पता नहीं क्या क्या डाल रहे, चल रहा है, वास्तविक चल रहा है और कोई प्रभाव नहीं होगा। वो आयुर्वेद को रात दिन चोट पहुंचा रहे। अब ये गौशालाएं अपने स्तर पर बहुत ज़बरदस्त काम करती है, लेकिन उतने श्रेष्ठ, उतने चिंता करने वाले, अभी वो घटने से बाहर बात होगी, बोले मैं सप्ताह में 3-4 दिन संगठन के काम में, अब उनकी लगन है, वो भाभी जी ने अनुमति दी, बाकी सब जमा तो जम रहा है। अब ऐसे तो बहुत सारे वैद्य इसमें चाहिए हमको, जो हर जिले में पूरी निष्ठा से, वो आशुतोष जी एक मिले, मैं उनको बार बार आग्रह करता हूँ, लेख भेजो, ये भेजो, वो भेजो, तो समय की तो सब जैसे दौड़ रहे हैं सब लोग। तो इसलिए इसमें हमको सारी टीम का अच्छा जोड़, कि पशु वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्र वाले, यानी अलग अलग स्तर के सब जो हैं वो सारी अच्छी विधाएँ, इसको सब हम जोड़ें तो इस काम को एक मूर्त रूप देना, इसको जैसे बोलते हैं सीधी व्यवहारिक स्तर पे धरातल पर उतारना, ये लक्ष्य लेकर हम चलेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आने वाले समय में, चूँकि जैसे पंचगव्य चिकित्सा से हम काफ़ी प्रभावपूरित इसमें चल रहा है, सारे राज्यों में बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए ये एकदम अनिवार्य हो जाएगा। मतलब कि हम गोवंश का और सभी पशु पक्षी प्राणी की पारंपरिक पशु चिकित्सा ने बिना रसायन की, बिना एलोपैथी, उसको कितना दूर कर सकते हैं। तो इसमें आप सबका गो विज्ञान हमारे स्तर पर, हम जितने साथ में हैं, बहुत सारी टीम, वैसे ही नेट पेट में हम भेज देंगे आपको सबको जो भी चाहिए। तो इसमें हम, और जैसा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कुछ ऐसे विश्वविद्यालय से कुछ रहे हैं, कुछ अच्छे पशु वैज्ञानिक रहे हैं, तो उन सब का इसमें निश्चित रूप से शासन ने कामधेनु विश्वविद्यालय 3 जगह बनाए, कुछ बहुत सक्रिय नहीं है, एक हिम्मतनगर, एक रायपुर में और एक जबलपुर। लेकिन IVRA में अनिल जी गर्ग अभी वो निवृत्त हुए, लेकिन ऐसे हैं, माफसू करेगा इन्हें, कुछ में हम लोग हैं, कहीं सदस्य हैं, कहीं कुछ जगह पे हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय का अपने को सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, मतलब जिस प्रमाण में भी हम प्रयास करेंगे होगा। तो ऐसा कोई ना कोई हमको जरिया ढूंढ के, और उसमें, और इसका फिर थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ रूप में कुछ चीज़ें सही ढंग से आगे गई तो उसका कुछ प्रकाशन इन्हें कम से कम अभ्यास के लिए, कुछ जैसे हम कुछ पब्लिकेशन इन्हें स्मारिका या कुछ निकालते, तो कम से कम जानकारी कि भाई ये चीज़ें की जा सकती है, ये चीज़ों पर ये अभ्यास चल रहा है, तो लोग थोड़ा उस पर आश्वस्त होकर उस पर काम करें, और वहाँ पर कुछ ऐसे व्यवस्था बनाए कि उसका आकलन, उसको समझा जाए, क्या परिणाम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ उसकी रूपरेखा, तो आप सबके माध्यम से इसको, क्योंकि गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का शुरुआत से लक्ष्य है, यानी अभी मुझे भैया जी पूछ रहे थे, मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें साथ में बता रहा हूँ, मुझे पूछ रहे थे कि भाई एक गौशाला बताओ कि जो पूर्ण तो स्वावलंबी है, यानी गोवंश के आधार पर। तो हमारी वरिष्ठ व्यवस्था वास्तव में चाहती है और हम कर भी रहे हैं, लेकिन उन तक जानकारी जाए। अभी कलकत्ता, बंगाल में कुछ गांव में ऐसा चल रहा है जहां गोबर गौमूत्र इस सब पे बहुत अच्छा परिणाम गांव के गांव में बदल आ रहा है। यहाँ पर जो प्रशांत जी चितले कर रहे हैं, वहाँ मांजरसुआ कुछ गाँव में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसा जब हम रहते हैं तो फिर व्यवस्था को भी बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, यहाँ ये सब हो रहा है, ये प्रैक्टिकल वहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो इस चीज़ में भी हमको सीधा प्रैक्टिकल लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ये था, उसके सारे जो परिणाम हैं दस्तावेज के साथ, ये पूर्व में ये था, ये स्थिति है, ये सब आया है, ऐसा सब हमको ज़रा पूरे इसके साथ में। और जैसी बड़ा समूह, जैसे अभी ये पूज्य महाराज जी वाला जो समूह, मतलब गौशालाओं का, ऐसे अलग अलग है। जैसे अभी मैं परसों जूनागढ़, कल जूनागढ़ था सुबह, तो जूनागढ़ में बहुत अच्छा वैष्णव समाज की छोटी बड़ी 160 गौशालाओं का समूह है इनका है आचार्य विद्यासागर जी दयोदय महासंघ बोलते हैं, उसके अंदर 100 से ज़्यादा गौशालाओं के, यानी एक ही संगठन के अंतर्गत, कुछ जगह राज्यों के बने, लेकिन ये तो एक महाराज जी है उनके प्रेरित, तो उन सबको हम इस विषय के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब हमको बहुत बड़ी यूनिट मिल जाती काम करने के लिए, और उनके पास इसकी ज़्यादा कुछ समस्या नहीं, मतलब वो लोग अपने स्तर पे इसको खड़ा कर सकते हैं। केवल हमको अच्छे वैद्य, डॉक्टर्स, अच्छी टीम और अच्छा अभ्यास, तो इसका एक अच्छी रूपरेखा बना लें और इस काम को गति देते हुए
देवास का हमारे कहाँ चले गए, देवास नरेश पीछे बैठे हैं, देवलापार देवास के नाम से शुरू होता है, वहाँ पर भी कभी भी बैठक कर सकते हैं आप लोग, है ना, क्योंकि वो विज्ञान भी सबका देखना होगा, है ना। जब भी जैसा मौका रहा वहाँ मैंने इनको बताया कि 200 लोगों की भी हम निवास की वहाँ ऐसी बैठकें होती है तो कर सकते हैं आप लोगों ने। क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई, मेरा जैसे बताया कि पढ़ाई का क्षेत्र अलग है, ये केवल इधर उधर से जिसको जोड़ो घटा बोलते हैं, वो आजकल वो कंप्यूटर में रहता है, कटिंग एंड पेस्टिंग क्या बोलते हैं उसको, तो थोड़ी हमारी स्थिति पोस्टमैन वाली कि हमारे कुछ काम चलते हैं, मेरे को जोड़ के कुछ बताना, इतना ही काम किया है और ये काम को ज़्यादा आगे तक ले जाएंगे। ये प्रयास हम सब मिलके करेंगे और हमारा सबका है ना, जैसे बोलते हैं काम को एक बहुत मल्टीप्लिकेशन है ना, बहुत तेज़ी से और बहुत एग्रेसिव स्पिरिट के साथ जितना जल्दी ले जाएंगे, इतना ही आग्रह है। सबको प्रणाम। डॉक्टर हूँ, इसलिए वेटरनरी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ठीक है, एग्रो इकोनॉमिक सेंटर से आज पहली बार आरोग्य पशु के इसमें मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं पहले आभार मानता हूँ सबके। अभी पशु, जैसे दिनेश जी ने बोला कि पशु एक इनकम का सोर्स है फार्मर का, जो जिस पे खाली फार्म का जो मटेरियल आता है उसका 3, 4, 6 महीने बाद पैसा आता है, लेकिन पशु का पैसा हर रोज़ आता है, तो उसका हर दिन उस पर डिपेंड होता है। तो उसकी हेल्थ पे आज तक किसी ने नहीं सोचा है, पहली बार हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके विषय में हम बात करते वक्त, मैं एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं जब यूनिवर्सिटी में था प्रोफेसर बोल के, तब हमने एक रिसर्च का सब्जेक्ट लिया था कि जैसे हम, ये आदमी उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, आप हरियाणा के हैं, उधर का जानवर है, इधर का जानवर है, इधर के सॉइल में क्या है कि हम वो फूड खाते, अपना बिहेवियर हैबिट वैसा बनता है, तो उधर के इसमें क्या है कि वैसे वो फूड खाने के बाद वो बिहेवियर गुस्से वाला बनता है, एग्रेसिव बनता है, उसको डिसीज़ कौन से आते हैं। तो सॉइल के हम एनालिसिस किया था, ब्लड का एनालिसिस किया था, और ब्लड का हर एक कंटेंट मालूम बना नहीं सकते, वैसे दूध का भी एनालिसिस किया था कि दूध का हर कंटेंट मालूम है लेकिन बना नहीं सकते। तो ये कॉम्बिनेशन का जब हमने रिसर्च वर्क चालू किया था, तो हमको ये समझ में आया था कि फूड थ्रेशोल्ड लेवल पे हर डिसीज कंट्रोल होना चाहिए, जैसे एनवायरनमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सॉइल भी उतना भी इम्पोर्टेंट है कि वो फूड के न्यूट्रिशन से एनिमल को जाता है। अगर वो, हम थोड़ा सा सॉइल एनालिसिस में डिटेल में गए तो हमको ऐसा समझ में आ गया कि जैसे कि मैंने सॉइल एनालिसिस का रिपोर्ट इधर भेजा, ये हमने एनालिसिस मराठवाड़ा का किया था, तब हमको ये समझ में आया कि अभी उस्मानाबाद की शेड़ी क्यों जाती है बाबा बाहर, स्टर्डी बोल के क्यों बोस, उस्मानाबाद वैरायटी जात की गोट क्यों ज़्यादा स्टर्डी मानी जाती है। तो जब एनालिसिस किया तो सबसे ज़्यादा आयरन 91% उसके सॉइल में है। तो आयरन अगर अपने को ज़्यादा मिलता है, तो हमने जब सॉइल का पीएच निकाला तो एसिडिक पीएच जितने हैं, उधर कौन कौन से डिसीज आते हैं, उसका हाइट कितना होता है, उसके ये कौन से बेसिक अल्कलाइन पीएच आता है तो कौन कौन से डिसीज आते हैं। सॉइल अगर लाइट सॉइल है, उसके सब सॉइल में से सब न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, तो एनपीके जितने भी न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं तो उस पे वो सॉइल हेल्थ कैसा बनता है। तो हर एक रीजन में, अभी हरियाणा की सॉइल डीप ब्लैक सॉइल है, प्लस उसमें बारिश ज़्यादा होता है, उधर चुनखड़ी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसमें से ज़्यादा वो होता है तो उसका यील्ड ज़्यादा होता है, लेकिन वो आदमी स्टर्डी नहीं होता, मस्टेटिस और मार्टेसिस डिजीज ज़्यादा आता है। क्यों आता है? तो जब डीप सॉइल का एनालिसिस करते हैं तो उसमें से कौन कौन से एनपीके के अंदर, तो उधर अगर हरियाणा में आप सोचेंगे तो एन सॉइल में कम है, पी एवरेज और पोटैश जाते, लेकिन चुनखड़ी का परसेंटेज 77% है, लेकिन उसमें आयरन कम है, मैग्नीशियम कैल्शियम ज़्यादा है, पीएच 7.5 से आगे, तो क्या क्या डिसीज आते हैं, उसका हेल्थ का इक्वेशंस क्या बनता है। वैसे ही अगर कोकन में बारिश ज्यादा होता है, लाइट सॉइल है, तो उधर का हाइट नहीं बनता है, छोटे छोटे होते, उसको कौन से डिसीज आते हैं, ये पे हमने वर्क चालू किया था और उस पे बहुत से हम कंक्लूजन पे आ रहे थे, लेकिन उसी हिसाब से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, आई रिजाइन द पोस्ट और हम बाहर आ गए तब उस टाइम में। तो ये एक सब्जेक्ट आज मुझे इधर आने के बाद मुझे मालूम नहीं था, कि मैं सोच रहा था इस वेटरनरी कुछ तो है और सॉइल का सर ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे इधर आने के बाद मैं जब पूरा
बैठ के सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हेल्थ के हिसाब से सबसे पहले सोचनी चाहिए। और इस पे अगर रिसर्च वर्क हर एक यूनिवर्सिटी में अगर इस बेस पे कुछ देते हैं और इसका थ्रेशोल्ड लेवल पे अगर इस पे डिसीज और इसका अगर हेल्थ का एनिमल्स का अगर हम सोचते हैं तो बहुत बड़ा जो आप बीएमएस डॉक्टर जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरली कंट्रोल करना है, तो नेचुरली हेल्थ में बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। इस पे हम लोगों ने सोचना चाहिए। इसमें मैं भी आज पहली बार आया हूं, अगर मुझे मालूम ना होता था ये हेल्थ का है तो मैं पूरा डाटा मराठवाड़ा में हमने जो मैं 10 years वी कैन वर्क ऑन दैट, तो वो पूरा कि वह क्या बनने से क्या बढ़ता है, कौन सा न्यूट्रिएंट से क्या आता है, कौन सा फूड खाने से क्या आता है, उसमें से अपटेक क्या है, सॉइल में कितना जाता है, बॉडी में कितना रहता है, ये अगर हम उसका लेवल बनाते हैं और उस पे ही अगर मिल्क का इसका क्वालिटी सब बनता है, जैसे आदमी का बिहेवियर भी उस पे ही बनता है, तो इस टाइप पे अगर सोचते हैं और इस पे वर्क करते हैं तो मुझे सोचना एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये ऐसा विंग इधर से एक वर्क करने के लिए आपने इसमें निकाल ले तो बहुत मेडिसिन का यूज कम करना पड़ेगा अगर खाली स्ट्रैटेजी अगर सिस्टमेटिक बना ले। क्योंकि हमने ये भी सोचा था कि सूरती भैंस इधर आके क्यों ज्यादा दूध नहीं देती, यही एनवायरमेंट में क्यों नहीं देती, क्योंकि उसको फूड के रिलेशन है क्या इंटेक का रिलेशन है क्या, इस पे सब चीजों पे एक लाइन पे वर्क होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद आज ही मुझे वो इधर आने के बाद सर जी को जब मैंने सब सब्जेक्ट सुबह सुना आने के बाद तब मुझे पता चला। अगर नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी अगर आप बुलाते तो मैं मराठवाड़ा का मैंने जो वर्क किया था उस टाइम वो पूरा मैं एक समरी टाइप लेके आके आपके सामने, अगर हम जितना मैं सॉइल और इसके ही बारे में जानता हूँ, मैं ज़्यादा वेटरनरी डिसीजों के बारे में नहीं जानता हूँ बी फ्रैंक, क्योंकि वो मेरा विंग है ही नहीं, तो मैं उसके रिलेशंस के बारे में अगर ये और वेटरनरी डॉक्टर बैठ के कुछ ऐसा सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं हाँ तो सबका मैं आज इधर बुलाने के बाद और एक बार सबकी मैं आभार मानता हूँ और आप सबका थैंक यू। कितने स्टेट में ये हुआ काम ऐसा लगता है? नहीं, महाराष्ट्र में हुआ है, बाकी टाइम किधर ही नहीं हुआ था। हमको हंस रहे थे लोग, हम ये काम कर रहे हैं। 2002 में मैंने ये काम चालू किया था तो हंस रहे थे लोग, मैंने ब्लड से चालू किया था ये काम, बाद में मिल्क पे हम आए थे। मतलब स्टडीनेस ऑफ एनिमल जो उस ब्रीड का आपने